माइंड ट्रांसप्लांट होता है और माइंड को अच्छा किया जा सकता है। तो आप कहते हो कि गुस्सा बहुत आता है क्योंकि बीमार हो गए, उल्टा है, गुस्सा बहुत करते हैं इसलिए बीमारी आती है। अब वो लाइफस्टाइल चलो चेंज कर लिया, खाना पीना चेंज कर लिया, लेकिन अब वो रेगुलर ठीक चले उसके लिए क्या क्या करना चाहिए किसी को? तो पहला सबसे बड़ा कारण है माइंड। आप देखोगे माइंड में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, चिंता आती है, गुस्सा है, नफरत है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, राइट? स्प्राउट्स भी वो पैकेट में, तो वो सारी चीजों में भी तो कुछ ऐसा डला हुआ है ना जो 6 दिन वो चीजें चल रही हैं। माइंड इज वेरी पावरफुल। इस्तेमाल कभी किया? बोले ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर। कभी सही मायने में हमने ब्रेन को यूज किया? गले में दर्द हो रहा है या कहीं पर भी दर्द हो रहा है, दवाई केमिस्ट से पूछी, ले ली, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? देन ब्रेन का पावर यूज किया, देन जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग किया, डीएनए के पैटर्न बदला। इसे कहते हैं उस इंसान की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना। कोई आपकी केस स्टडी जो आपने लीवर ट्रांसप्लांट होने से बचा लिया हो? पूरे वर्ल्ड लेवल पर जीन एडिटिंग पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? वो कहते हैं ना, जीन्स को बदल डाला तो लाइफ जिंगल आला। शिवानी अग्रवाल टॉक्स में मैं आपको पहले भी कई लोगों से मिलवा चुकी हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर रवि विरागड़े जी से, जो कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, जो बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर्स बोल देते हैं और उन लोगों को 50-50 लाख, 30-30 लाख लगाने पड़ जाते हैं अपनी बीमारियों में। उन बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है और सर ने कई बीमारियां ठीक की हैं। तो मिलते हैं रवि जी से और जानते हैं कैसे ठीक किया जा सकता है। सर, आप जेनेटिक और एपिजेनेटिक बीमारियों के ऊपर काम करते हैं। मैं चाहूँगी कि इसमें क्या फ़र्क है, पहले आप ये बताइए। जेनेटिक और एपिजेनेटिक बीमारियों पर काम करते हैं, उसके पहले मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगा ताकि सबको पता चले हम बात क्या कर रहे हैं, जी। राइट? जेनेटिक और एपिजेनेटिक इलाज की पद्धतियां है, बीमारियां नहीं है। करीब करीब आप देखोगे कुछ लोगों को लगता है कि जेनेटिक बीमारी मतलब जो हमारे पूर्वजों से आई है, माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से आई है, वो जेनेटिक बीमारियां है, राइट? बट ऐसे नहीं है। आप देखोगे 10-20 साल पहले जाओगे तो डायबिटीज कभी जेनेटिक कही नहीं जाती थी, अभी डायबिटीज को भी जेनेटिक कहा जाता है, राइट? तो धीरे धीरे लोगों को अवगत हो रहा है, एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि करीब करीब हर बीमारी में जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एग्जाम्पल, अगर 10 लोगों को स्ट्रेस आता है तो क्या 10 लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाएगा? नहीं, उसमें से एक को ब्लड प्रेशर होगा, एक को शायद डायबिटीज हो जाए, स्ट्रेस डायबिटीज, फिर एक को शायद हेडेक हो जाए, और एक को शायद माइग्रेन हो जाए, एक को डिप्रेशन आ सकता है, एक शायद आत्महत्या कर ले, एक को हार्ट अटैक आ जाएगा स्ट्रेस की वजह से, और एक को ब्रेन अटैक भी आ जाएगा, और एक बोलेगा देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ यार, कैसे कमजोर लोग हो तुम, जी, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो स्ट्रेस तो एक है और स्ट्रेस तो सबके पास है, लेकिन अपने बॉडी में कौन सा ऑर्गन या सिस्टम कमजोर है उस पर असर आएगा। और ये ऑर्गन या सिस्टम कमजोर है कौन डिसाइड करेगा? ये आपके जीन्स और डीएनए में टेंडेंसी लिखी होती है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी है, मैं खासकर क्रॉनिक बीमारियों की बात कर रहा हूँ जिसे लोग लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या क्रॉनिक डिसीजेस कहते हैं, ये सारी बीमारियां अगर देखा जाए तो जेनेटिक है। बड़े माता पिता को ना हो फिर भी जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। तो इसलिए जेनेटिक मतलब दो तरह की बीमारी होती है। एक इनहेरिटेड जेनेटिक्स, यानी कि हमें परंपरागत तरीके से ऊपर से आई हुई, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, देन चाचा मामा वगैरह, वहां से जो आई है उसे कहते हैं इनहेरिटेड जेनेटिक बीमारी। ठीक है, ये सबको लगता है जेनेटिक है, ये सबको पता है। लेकिन दूसरा जो सेगमेंट है, हमारे जीवन काल में हमने हमारे जीन्स पे जो अत्याचार किए हैं उसकी वजह से जीन्स प्रभावित हुए हैं, उसकी वजह से क्रॉनिक डिसीज आई है। तो सारी बीमारियां जेनेटिक है, जड़ जीन्स में है। मैं कहूँगा कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आप रेस्टोरेंट में गए, चाइनीज रेस्टोरेंट में, तो आपने वहाँ पे इडली मांगा तो नहीं मिलेगा आपको, राइट? तो चाइनीज आप कुछ मांग लो मिल जाएगा, क्योंकि मेन्यू कार्ड में जो लिखा है वही मिलेगा। तो आपके बॉडी में भी एक मेन्यू कार्ड है, वो जीन्स में लिखा हुआ है। तो जीन्स के मेन्यू कार्ड में जो बीमारियां है ना वही आपको होगी। फिर चाहे सामने स्ट्रेस आ जाए या फिर कोई अल्कोहल ले रहा हो। अब देखिए, अल्कोहल से हर एक का लीवर नहीं खराब होता, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को डॉक्टर बोलेंगे यार ये अल्कोहल बहुत लेता था इसलिए हार्ट अटैक आया, किसी को अल्कोहल के कारण ब्रेन अटैक आएगा, है ना, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो आप देख रहे हो मेन्यू कार्ड ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन्यू कार्ड किसके पास है? जीन्स के पास है। तो सारी बीमारियां जेनेटिक है, और इसलिए बीमारियां जब तक आप जेनेटिक इलाज नहीं करोगे कोई बीमारी ठीक नहीं होती।
सर, आपने कहा कि सारी बीमारियां जेनेटिक हैं, तो लेकिन जब पेरेंट्स को शुगर होता है या जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ये पूछता है कि आपके मम्मी को भी है, आपके पापा को भी है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? उस केस में तो ऐसा पूछा जाता तो है। वो पूछा जाता है जानने के लिए कि इनहेरिटेड जेनेटिक्स टेंडेंसी भी है क्या, वो पूछा जाता है उसके लिए। हाँ, बट दूसरा जो है, अगर आंसर आया है नहीं है ऐसा कुछ, तो इसका मतलब है कि इनहेरिटेड वाला जेनेटिक्स नहीं है, लेकिन आपके लाइफ टाइम में जो जीन्स को प्रभावित किया गया है वो तो है। अब यहाँ पे आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि जेनेटिक और एपीजेनेटिक। तो एपीजेनेटिक का मतलब ही होता है जब आपका एटमॉस्फेयर आपके जीन्स को इन्फ्लुएंस करे। जनरली हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे पास सपोज कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स है, राइट, या टॉक्सिक पार्टनर है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, किसी के घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी का बॉस बहुत खड़ूस है तो किसी का एम्प्लॉय बहुत खड़ूस है। किसी भी तरीके से इमोशंस पे तो फर्क हमारा होना। एटमॉस्फेयर जो है, हमें लगता है वो हमारे मन को प्रभावित कर रहा है। नहीं, सिर्फ मन को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो आपके जीन्स तक पहुंच रहा है। तो इसलिए हमने ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए कि हमारी कंपनी क्या है, हमारा सराउंडिंग क्या है, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम क्या हैबिट्स है हमारे, जैसा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये भी डायरेक्टली जीन्स पर अटैक करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सर कोई टोबैको अगर लेता है उसे मुंह में कैंसर हुआ समझ में आता है, लेकिन टोबैको वाले को तो बाकी कैंसर्स भी होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? तो वो जीन्स को प्रभावित करता है और वहाँ से फिर कैंसर होते हैं। तो हमारे लाइफ में जितनी बीमारी आएगी हमारे मेन्यू कार्ड के हिसाब से ही आएगी। जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में इडली नहीं मिलेगी, साउथ इंडियन में जाओगे तो चाइनीज़ नहीं मिलेगा, वैसे आपके मेन्यू कार्ड में जो है उसके अलावा दूसरी बीमारी आपको नहीं होगी, ये चांसेस बहुत कम है। सर, आपने कहा मेन्यू कार्ड में, तो मेन्यू कार्ड में क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है, ये कैसे जानेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मेरी भी क्यूरियोसिटी की पता चलना चाहिए। तो इसमें कुछ टेस्ट आए हैं, लेकिन पहले ही बता दूं कोई भी टेस्ट इसमें परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक टेस्ट आती है डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट नाम से। तो लोग इसका सलाइवा से टेस्ट करते हैं और सलाइवा से चेक करके ये काफ़ी हद तक पता चलता है कि क्या टेंडेंसीज है, मतलब ये व्यक्ति को कैंसर की कितनी संभावना है। देन कुछ चीज़ का स्टडी भी आता है। जैसे मैं एक फेमस केस बताऊंगा आपको, जो एक एक्ट्रेस है, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, एंजेलिना जोली, हॉलीवुड एक्ट्रेस, शायद सबको ही पता है वो, राइट। तो एंजेलिना जोली के फैमिली में जो कहते हैं ना फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है। उनकी मम्मी को भी है, उन मम्मी को भी हुआ था और शायद दादाजी को दादी को हुआ था। तो मम्मी को और दादी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। तो एंजेलिना जोली ने क्या किया, जेनेटिक स्टडी की, टेस्ट किया, तो उससे पता चला ब्राका नाम का जीन उसका है। तो ब्राका पॉजिटिव है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। अब ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस है, वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस, उसने अपने दोनों ब्रेस्ट पहले ही निकाल दिए। ओह! यस, इट इज अ वेरी फेमस केस स्टडी। तो दोनों ब्रेस्ट निकाल दिए, सिलिकॉन ब्रेस्ट लगा लिए, बोले ब्रेस्ट ही नहीं रहेगा तो ब्रेस्ट कैंसर कहाँ से होगा। तो वो जो आपने बोला, जो एक ब्राका नाम से जो बोला आपने, तो वो अगर वो है तो उसको वहाँ ख़त्म नहीं किया जा सकता? जैसे कि उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट टाइप्स ऑफ करा लिया, ब्रेस्ट मतलब चेंज ब्रेस्ट कर रिमूव कर लिया, दिया रिमूव सीधा। कर दिया। लेकिन जो आपने बोला कि ऑलरेडी एक ऐसा इंसेक्ट था उनकी बॉडी में जो प्रिक्योर हो सकता था, वो प्रिक्योर? वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने यही एक ने मुझे ऐसे ही सवाल पूछा था कि अगर किसी को जीन है, अब वो ब्रेस्ट निकाल देगा तो यूट्रस कैंसर नहीं हो सकता उसको, तो फिर सर्वाइकल कैंसर नहीं हो सकता। तो कैंसर होना ही अगर है, जीन पॉजिटिव है, तो कहीं भी आ जाएगा। इट इज नॉट लिमिटेड टू ब्रेस्ट, क्योंकि कैंसर हमारी परमिशन लेकर तो आएगा नहीं, राइट। तो अगर टेंडेंसी है तो ब्रेस्ट रिमूव करना या फिर मेरे ख्याल से यूट्रस रिमूव करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी आते हैं आपने जो कहा, दैट विल बी स्मार्ट अप्रोच। तो हम जो करते हैं किसी भी व्यक्ति में, सपोज आप हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जनरली क्रिटिकल बीमारी के होते हैं, हम किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसीज, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, मोटर न्यूरॉन डिसीज, पार्किंसन डिसीज, ये सारी बीमारियों में काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर बीमारियों में जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। इसके अलावा हम एक्चुअल, जैसे जेनेटिक बीमारी कहा जाता है, जो सिंड्रोम्स होते हैं काफ़ी सारे, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, ऑटिज्म, एडीएचडी हो गया, हम इसमें भी काम करते हैं। तो अब हम ये काम क्या करते हैं, एग्जैक्टली आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो अब ये व्यक्तियों में टेंडेंसी है, जीन्स में टेंडेंसी आ गई है, इसलिए बीमारी आ गई, तो हम बीमारी पर काम नहीं करते। अब आप सोचोगे सर फिर ये कैसा, जैसे फिर डायबिटीज कैसे? बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे,
टैबलेट लेंगे शुगर कम करने की, अगर वो 50 साल भी शुगर कम करने की टैबलेट खाते रहे तो भी इलाज नहीं होगा। ये तो कंट्रोल ही कर रहे हैं ना, इलाज कहाँ हुआ। तो हम ढूंढते हैं कि बीमारी का कारण क्या है। अगर डायबिटीज है तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण जनरली है जीन्स में टेंडेंसी है। अगेन एंजेलिना जोली को जीन्स में टेंडेंसी थी, राइट? वैसे ही सभी को जीन्स में टेंडेंसी है, तो हमारा काम ही है जीन्स में टेंडेंसी पर काम करना। और इसलिए हमें कहा जाता है जेनेटिक एपिजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट। तो हम पता चलते कि रूट्स क्या है। अब रूट्स में सबसे पहला आएगा जीन्स एंड माइंड। दो चीजें तो हर एक इंसान में ज्यादातर रहेगी, माइंड का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और जीन्स का। तो अब सिर्फ बात करेंगे हम जीन्स की, और ये सभी के लिए काम में आएगा। बीमारी कोई भी हो, क्रॉनिक डिसीज है, लंबे समय से चली आ रही है, तो ये काम आपको करना होगा। तो जीन्स में काम करने की पद्धति को कहते हैं एपीजेनेटिक्स। तो एपीजेनेटिक्स कहता है कि हमारा वातावरण हमारे जीन्स को प्रभावित कर रहा है। निगेटिव वातावरण है तो निगेटिव प्रभावित करेगा, पॉजिटिव वातावरण है तो पॉजिटिव प्रभावित करेगा। तो अगर किसी भी रीजन से आपके जीन्स में बीमारी की टेंडेंसी है, तो हमने सोचा कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है, ऐसा वातावरण बदला जा सकता है कि क्या हम जीन्स को निगेटिव से पॉजिटिव कर ले। एंड आंसर इज यस। तो इसका प्रोसीजर का नाम होता है जीन साइलेंसिंग। तो एंजेलिना जोली ने एक्चुअली जीन साइलेंसिंग पर काम करना चाहिए था, न कि ब्रेस्ट रिमूवल पर। और ये सबके लिए, कैंसर पेशेंट ने भी ये करना चाहिए, देन किडनी फेलियर है या लीवर फेलियर है, डायबिटीज है या कोई भी बीमारी है, सबसे पहले जीन साइलेंसिंग या एपीजेनेटिक्स पर काम करे, क्योंकि जीन और डीएनए में सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं, बीमारी के भी सीक्रेट और हेल्थ के भी सीक्रेट। सर, आपने कहा कि किसी का एटमॉस्फेयर ऐसा है जो आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे अफेक्ट कर रहा है। लेकिन देखिए क्या है, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। हर किसी का एटमॉस्फेयर आप अपने हिसाब से ठीक नहीं कर सकते हो। फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है या जो आपका डेली सर्कल चल रहा है या लाइफस्टाइल चल रहा है, वो आप ठीक नहीं कर सकते हो। तो फिर उस केस में सामने वाला क्या करे जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है? एक आपने कहा कि सलाइवा से टेस्ट के लिए बोला आपने, तो वो हर कोई नहीं करता। तो इन चीज़ों के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं सभी हमारे चॉइस से नहीं है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ फ्रेंड्स हम चुन सकते हैं, बड़ा आप घर में माता पिता हस्बैंड वाइफ ये सारा आपका चॉइस नहीं रहता है, यू हैव एवरीबडी, राइट? तो आप सबको नहीं बदल सकते। लेकिन आपने एक प्रॉवर्ब सुना होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। मतलब आपके नज़दीक के 5 लोग हैं ना, उसका आप रिजल्ट हो, चाहे सक्सेस की बात करो या चाहे हेल्थ की बात करो, राइट? सपोज 5 लोग अल्कोहलिक है, आप उसके बीच में रहते हो तो आप छठवें बनेंगे, राइट? तो 5 लोग अगर निगेटिव है, आप उनके बीच में रहते हो तो आप भी निगेटिव बनोगे, राइट? और 5 लोग अनहेल्दी है, डायबिटिक है या कोई और बीमारी है, और वो सिर्फ बीमारी का डिस्कशन करते हैं, तो आगे चल के आपको भी कोई ना कोई बीमारी आएगी। तो अब ये हो गया कंपनी का कैसा इफेक्ट होता है, सराउंडिंग का कैसे इफेक्ट होता है, और ये जीन्स के द्वारा हो रहा है। तो जब हम इलाज सजेस्ट करते हैं, तो आपने सही कहा, एक पेशेंट ने मुझे ऐसे ही कहा था, ये पेशेंट था क्रॉनिक पैंक्रियाटिस का। तो मैंने उससे कहा था, देखो ये ऐसा होता है कि आपके सराउंडिंग का आप पर इम्पैक्ट पड़ता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसका भी जीन्स पर इम्पैक्ट पड़ता है और उससे बीमारी आती है। बोले सर मेरी वाइफ भी मुझसे झगड़ती है तो क्या करूँ, छोड़ दूँ? राइट, ऑब्वियस सिंपल क्वेश्चन है। सही बात है। किसी का हस्बैंड प्रॉब्लमेटिक है, किसी का वाइफ प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या हेल्थ के लिए लोग डाइवोर्स देते खुद को, राइट? तो ऐसा नहीं होता, राइट? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो कि किसी व्यक्ति की बात ज़्यादा प्रभावित करती है तो आप मन पर ऐसा काम करो कि उसकी बात का प्रभाव कम हो जाए। तो हम माइंड रीप्रोग्रामिंग करते हैं, और हम ये हर बीमारी में करते हैं। आपने मेरी किताब देखी होगी इंस्टा हीलिंग कोड, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे सपोज किसी को डायबिटीज़ है या किडनी खराब है, तो आप डायबिटीज़ के लिए पैनक्रियाज पर काम मत करो, गोली खाने का काम मत करो, या किडनी के लिए सिर्फ डायलिसिस मत करो। आप देखो किडनी और पैनक्रियाज पर कंट्रोल किसका है, तो कंट्रोल तो डीएनए और जीन्स का है, तो डीएनए और जीन्स पर काम करो। तो हम उसमें करते हैं सबसे पहले माइंड पर काम। क्यों? क्योंकि जीन्स को प्रभावित करने वाला पहला फैक्टर है माइंड। इस साइंस को कहते हैं साइकोजेनोमिक्स। दूसरा है न्यूरोजेनोमिक्स, यानी कि ब्रेन भी जीन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हम ब्रेन के पैटर्न को बदलेंगे,
अब ये 2 पैटर्न बदलने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे एक इंसान है जो बहुत टेंशन लेता था, उसको बहुत चिंता करने की आदत थी, हर छोटी चीज़ पे दिन भर सोचने की आदत थी। अभी क्या हो गया, उसने ये आदत छोड़ दी है। क्यों? हमने माइंड चेंज कर दिया ना उसका। हमने उसको माइंड पे काम किया, ब्रेन पर काम किया, तो अब उसकी वाइफ वही है, या लेडी है तो हस्बैंड वही है, सास भी वही है, राइट? तो घर का सब लोग वही है, लेकिन ये इंसान बदल चुका है। तो अब उसे इन चीज़ों का टेंशन आता ही नहीं। आ गया तो उसे हमने सिखा दिया निकालना कैसे तो है। इसका फिर तरीका क्या है? जो आपने सिखा दिया, निकालना कैसे है, वो तरीका क्या है? तो इसी को हम माइंड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो लोग जनरली क्या होता है ना, किडनी फेल हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर फेल हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, देन बोन ट्रांसप्लांट, स्किन ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, न जाने क्या क्या। अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा महंगी है, 50 लाख, 1 करोड़। लंग ट्रांसप्लांट भी आ गया है अभी, बराबर है। लीवर ट्रांसप्लांट को तो 50 लाख से ऊपर ही लगता है, लंग ट्रांसप्लांट को भी उसके ऊपर लगता है। तो ये इतने बड़ा बड़ा काम करने से अच्छा सिंपल काम, पहले माइंड ट्रांसप्लांट करो ना। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसी पर काम कर लो तो आपके 20, 30, 40, 50 लाख बच जाएंगे और आपकी हेल्थ इंस्टेंटली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी तुरंत। तो हम जब ये चेंज करते हैं तो हमने क्या किया, सराउंडिंग चेंज नहीं की, हमने उस व्यक्ति को चेंज कर दिया। अब सराउंडिंग वही रहेगी, ये व्यक्ति चिल रहेगा, खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा। अब ये व्यक्ति चिल, खुश एंड हैप्पी है, उसके जीन्स पर उसका प्रभाव जाएगा। तो अब बीमारी कोई भी हो, वो बीमारी अपने आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी, क्योंकि जीन्स में से हमने मेन्यू कार्ड में से वो लिस्ट हटाना शुरू कर दिया है। सर, इसके लिए कोई आप वेबिनार या कोई कोर्स वगैरह करवाते हैं? मतलब जैसे जिससे अगर कोई भी जो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अब जो मेरे व्यूअर्स हैं आपकी ये बात सुनेंगे कि माइंड ट्रांसप्लांट होता है और माइंड को अच्छा किया जा सकता है, तो ऐसा कोई वेबिनार या कुछ करवाते हैं आप जो कोई भी कर सके अटेंड? वेरी गुड, हम बहुत करते हैं इस पर काम। क्योंकि देखिए, आप इस पर काम नहीं करेंगे ना तो इलाज ही नहीं है। तो मैं पहले बता दूं कि हम क्या करते हैं इसमें। तो हम काफ़ी सारे फ्री वेबिनार्स लेते हैं, और अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल पर जाता है, डॉक्टर रवि वैरागड़े टाइप करता है, तो उसे, और डॉक्टर रवि वैरागड़े वेबिनार, तो हमने कुछ फ्री वेबिनार्स अपलोड भी करके रख दिए ताकि हर कुछ कोई उस तक पहुंच सके। फिर इसके अलावा हम काफ़ी पेड सेशंस भी लेते हैं। एंड देन हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आता है जो है 10x DNA हेल्थ वॉरियर प्रोग्राम। ओके। तो ये बहुत मतलब वीवीआईपी जिनको लगता है खुद की हेल्थ है वो करते हैं। तो वो उनके लिए है जो सही में चाहते हैं कि मेरी हेल्थ खराबी ना हो, और हो गई हाँ, है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। अपनी हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हैं और वो चाहते हैं, वो कुछ भी, जब हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जब हम 7 चक्रास बैलेंस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें ये भी करना चाहिए। 100% करना चाहिए, एंड आई कंप्लीटली अग्री। आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, आप अच्छा कर रहे हैं, आप 7 चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, वो भी आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये है ना, प्रोसेस बहुत स्लो है, इसे समय लगता है इफेक्ट आने में। जैसे आप मेडिटेशन 1 साल करोगे, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उतना फ़ायदा हमारे इसमें 5 डेज में हो जाता है, बिकॉज इट इज माइंड ट्रांसप्लांट, राइट। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे कि सपोज आपके साथ अगर माइंड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव मेमोरीज भी है और निगेटिव मेमोरीज भी है। तो वो निगेटिव बुरी मेमोरीज को हम पकड़ेंगे और उसको इरेज कर देंगे, तो सडनली शिफ्ट आएगा। मतलब आपको लगेगा अरे हल्का महसूस हो रहा है, एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, 10 ईयर्स 10 साल यंग महसूस हो रहा है, बिकॉज वो बोझ जो था ना मेमोरीज का वो निकल गया। फिर जो थिंकिंग पैटर्न है उसको भी चेंज कर देंगे। सपोज किसी का नेगेटिव पैटर्न है पॉजिटिव कर दिया, तो ये सारा इम्पैक्ट है ना आपके पूरे बॉडी में जाएगा। अगर बीमार नहीं हो तो वेरी गुड, बीमारी नहीं पड़ोगे, और बीमार अगर हो तो उस ऑर्गन पर भी मैसेज जाएगा, उस ऑर्गन पर भी ट्रिगर जाएगा, और वो बीमारी अपने आप रिवर्स हो जाएगी। तो मैं एक केस बताता हूँ आपको। एक पेशेंट है जिसकी किडनी फेल है, दिल्ली का ही है वो, राइट। तो उससे जब मेरा कंसल्टेशन हुआ था तो उसने कहा सर मेरा किडनी फेलियर है और बढ़ रहा है, और डॉक्टर्स ने कहा इसका कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, डायलिसिस करना पड़ेगा और बाद में फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने कहा एक काम करो, अगर आप हमारा पूरा इलाज ज्वाइन करते हो तो ये किडनी को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो छोड़ो, डायलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जो है वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ। तो उसे लगा कि ये कैसा ट्रीटमेंट है, मैंने तो सुना नहीं कभी कि जेनेटिक एपिजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट। तो उसने कहा कि सर अगर ऐसा कुछ बताइए ना कि मैं बहुत थोड़ा सा इन्वेस्ट करूं और रिजल्ट मुझे कुछ लगे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। मैंने कहा बिल्कुल, तो हमारे 10x DNA हेल्थ वॉरियर प्रोग्राम में आ जाइए। तो उसने कहा ठीक है सर, तो इसमें भी दवाई देंगे आप? मतलब नहीं, इसमें इलाज नहीं होता। अब मज़ा आएगा। बोले सर इलाज नहीं होता तो फिर ठीक कैसे होगा? मैंने आप इलाज कर रहे हो? बोले हाँ।
मतलब उससे ठीक हो रहा है? बोले नहीं। तो मतलब एक बार मेरा सुनो, आप 20 लाख खर्चा करने की तैयारी कर रहे हो, उससे अच्छा आप छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करो। हमारा 10x DNA हेल्थ वॉरियर प्रोग्राम 3 मंथ्स का ले लो, ठीक है? उसमें कोई मेडिसिन नहीं, कोई इलाज नहीं। लेकिन क्या इलाज नहीं होने के बाद भी फायदा होता है? फायदा इलाज से कई गुना होता है। सबसे अच्छी बात है सर, तो कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़नी। हाँ, दवाई नहीं खानी पड़ती, क्योंकि मैं आपको बताऊं, दवाइयों में क्या करते हो आप? केमिकल्स खा रहे हो, बराबर है? लेकिन आपकी बॉडी है ना, ये खुद एक केमिस्ट्री लैब है। तो आप प्रॉपर सिग्नल दो तो ये केमिकल अंदर बना लेगी जो चाहिए वो, राइट? जैसे हम कहते हैं ना, चैट जीपीटी को सिग्नल देते आना चाहिए, चैट जीपीटी को सही प्रॉम्प्ट दिया तो सही आउटपुट आएगा, राइट? सेम है हमारी बॉडी। चैट जीपीटी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारी बॉडी तो नेचुरल इंटेलिजेंस है, राइट? तो हमने अगर अपने माइंड से बॉडी में सही प्रॉम्प्ट्स लिखे तो बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, ऐसी दवाइयाँ तैयार होती है, ऐसे हीलिंग लिक्विड तैयार होते हैं कि बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाती है। तो उसे पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर जब वो हमारी कम्युनिटी में आया, उसने देखा अरे वो तो किडनी फेल की पेशेंट है, जिसकी किडनी पूरी फेल थी, 3 बार डायलिसिस था और 97% किडनी फेल हो गई थी, वो रिकवर हो गई। फिर एक और पेशेंट देखा उसने कि उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया था, तो अब उसके बॉडी में 3 किडनी थी, पहले खुद की 2 और एक मदर ने दी हुई तीसरी किडनी, अब वो भी फेल हो गई। अभी तीनों किडनी फेल है उसकी, और डॉक्टर ने कहा एक और ट्रांसप्लांट करो। तो सर जो किडनी होती है जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो जो अपनी किडनी होती है वो निकालते नहीं है? नहीं निकालते, वो रहती है? ज्यादातर केस में नहीं निकालते, मतलब ज्यादातर मतलब मैक्सिमम नहीं निकाली जाती है, वो रखी जाती है। एंड इट इज गुड, जब तक वो किडनी सड़ नहीं जाती है या पस हो जाता है तब निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते। तो उसके बॉडी में 3 किडनी थी, तीनों फेल थी, और डॉक्टर ने कहा था और एक ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, चौथी किडनी लानी पड़ेगी। अब उसने कहा सर मैं ऑलरेडी 20-30 लाख खर्चा कर चुका हूँ, अब नहीं कर सकता मैं, और उससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। सही बात है, कितना कोई करेगा? कितना करेगा ना, मतलब। और वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, और उसे पता चल गया ना ट्रांसप्लांट के बाद ये भी खराब होने वाली है। तो उसने कहा सर मैं अब तो ट्रांसप्लांट करूंगा नहीं, मरने के लिए तैयार हूँ। मैंने देखो, मरने से अच्छा कोशिश करना चाहोगे? तो मैंने उसे एक डायलॉग है मेरा, मतलब काफी लोगों को बोलता हूँ मैं, उसके बाद लोग चेंज होते हैं। पीपल आर रेडी टू डाई रादर देन ट्राई। तो उसने कहा नहीं सर मैं डाई नहीं, मैं ट्राई करना चाहूंगा। मतलब वेरी गुड। तो उसने ज्वाइन किया, अब उसकी किडनीज एक्टिव हो गई है, और उसका जो यूरिन आउटपुट था 24 घंटे में 3-3.5 ml होता था, अभी 24 घंटे में 350 ml होता है, एंड इज सुपर हैप्पी। तो जब ये बंदा, जो दिल्ली वाला बंदा, इसने देखा तो वो बहुत खुश हो गया, बोले सर अच्छा ऐसा लगता है कुछ हो सकता है, दिखते है। तो अब वो उसका हार्डली 2 महीना हुआ है, एंड उसकी किडनी ऑलरेडी इंप्रूव होना शुरू हो गई। इलाज भी नहीं किया हमने, बस उस प्रोग्राम में रोज रात को 9 बजे लेते हैं हम प्रोग्राम, वो रात को 9 से 10 सेशन होता है वो, और काफ़ी लोग आते हैं। कुछ लोग सिर्फ हेल्थ के लिए आते हैं, कुछ लोग सक्सेस के लिए आते हैं, कुछ लोग बड़ा बिजनेस बनाना है उसके लिए आते हैं, क्योंकि बिजनेस बड़ा करना है तो भी माइंड का काम है, राइट? सक्सेस चाहिए तो भी माइंड का काम है, करोड़पति बनना है तो भी मेहनत का काम नहीं, वो भी माइंड का ही काम है, और हेल्थ चाहिए तो भी माइंड का काम है। तो ऐसे अलग तरह के लोग आते हैं वहाँ पर, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते आए अगर, तो जीन्स भी रीप्रोग्राम होता है, माइंड भी रीप्रोग्राम होता है, ब्रेन भी रिवायरिंग होता है। तो हम तीनों कर देते। तो जब ये तीनों कर देते तो हमें ऑर्गन पर काम करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। हम वो भी करते हैं ऑनलाइन में, बिना दवाई के वो भी करते हैं हम, कि किडनी फेल हो गई तो किडनी पे काम कर दिया, पैनक्रियाज खराब है तो पैनक्रियाज पे काम कर दिया, या फिर कैंसर है तो कैंसर के सेल पर भी काम कर दिया, वो भी ऑनलाइन बिना किसी दवाई के। सर जैसे कि आपने कहा जो आपके दिल्ली वाले क्लाइंट हैं वो इम्प्रूव कर गए, तो कितने दिन में उनको फर्क आना शुरू हो गया? कितनी बार उन्होंने आपका सेशन लिया जो उनको फर्क आना शुरू हो गया? कुछ नहीं, हार्डली उनको एक, मतलब हमारे जनरली पेशेंट, अब ये अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर बताऊंगा मैं तो आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? हम बात कर रहे हैं कौन सी बीमारी की? असंभव बीमारियां, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर्स, कैंसर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, देन ऑटोइम्यून डिसीजेस। और हमारा एवरेज रेशियो है, ये 5-10 साल की बीमारियां भी होगी, अगर प्रॉपर फॉलोअप किया पेशेंट ने तो 5 से 10 दिन में उसे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 5 से 10 दिन में? 5 से 10 दिन में, ओनली 5 to 10 ओनली days? 5 to 10 डेज। और ये भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा। एक प्रोग्राम आता है इंस्टा हीलिंग रिट्रीट नाम से, उसमें तो विद इन 5 डेज रिजल्ट आता है 80 से 90% लोगों को। तो वो कितनी टाइम का होता है सर? 5 डेज का होता है। 5 उसके days लोग का? नागपुर आते आवर्स हैं, कितने होते हैं? फुल डे रहता है। अच्छा, full वो day होता है। ऑफलाइन होता है, वो उसमें रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसमें 5 डेज में, अब बीमारी कोई भी हो,
90% चांस है कि विद इन 5 डेज रिजल्ट दिखेगा। और रिजल्ट सिर्फ ऐसे नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, वो तो लगेगा ही, लेकिन ब्लड रिपोर्ट भी चेंज होना शुरू हो जाती है। सिटी स्कैन में भी काफी लोगों के चेंजेस आ गए विद इन 5 डेज। तो इतना पावरफुल प्रोग्राम है, तो उसी को हमने ऑनलाइन बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा ले सकें। सर जैसे कि अभी हम किडनी पे ही बात कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि मेरे ही फैमिली में हो चुका है एक केस, किडनी दोनों खराब हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, क्योंकि किडनी दोनों खराब होने के बाद भी डायलिसिस चली, परमाघात बन गया, नहीं सर्वाइव कर पाए, तो उसको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। लेकिन अब क्या होता है कि रह रह के बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी वॉमिट्स हो जाती हैं, कभी लूज मोशंस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को वो ठीक चले, अब अब वो लाइफस्टाइल चलो चेंज कर लिया, खाना पीना चेंज कर लिया, लेकिन अब वो रेगुलर ठीक चले, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए किसी को? अभी इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, राइट? अब देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक तो मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि किडनी ट्रांसप्लांट है ना बॉडी सहन कर ले, नहीं तो बॉडी क्या करेगी, बाहर की किडनी फेंक देगी, उसे रिजेक्ट कर देती है। तो काफ़ी सारी मेडिसिन उसके लिए खानी पड़ती है। एक तो ये जो मेडिसिन है ना, ये कोई साधारण मेडिसिन नहीं है, ये इम्यूनो सप्रेशन वाली मेडिसिन है। तो इम्यूनो सप्रेशन मतलब हमारी इम्यूनिटी जो हमारे काम की है, जो हमारी फ्रेंड है, उसको दबा दिया जाता है। तो बाकी बीमारियां आना बहुत कॉमन हो जाता है। सर्दी खांसी हो जाएगी, कभी बुखार हो जाएगा, कभी जैसे आपने कहा वोमिटिंग हो जाएगी। तो ये सारी मेडिसिन साइड इफेक्ट वाली होती है, राइट? तो अब अगर इससे बचना है, इसे आगे तो ये किडनी फिर से खराब हो जाएगी। ज़्यादातर केस में स्टीरॉयड देते हैं या फिर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देते हैं, उन ड्रग से भी वो किडनी खराब हो जाएगी। तो किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो अभी तक क्या किया, जिस व्यक्ति ने किडनी ट्रांसप्लांट की उसने सिर्फ किडनी पर काम किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किडनी पर काम किया मतलब एक स्पेयर पार्ट पर काम किया ना, जैसे कार के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना। तो जब हम कार के स्पेयर पार्ट पर काम करते हैं, तो सपोज किसी ने राइट फ्रंट व्हील पर काम कर लिया, किसी ने स्टीयरिंग व्हील पर काम कर लिया, किसी ने बोले सीट रिपेयर करना है, तो हम इंसान का स्पेयर पार्ट वाला इलाज करते हैं। और इसलिए कभी भी आप देखोगे इंसान कभी हेल्दी नहीं बनता। उसकी किडनी थोड़ी बहुत ठीक हो जाए तो लीवर में गड़बड़, लीवर गड़बड़ हो जाए तो इधर वोमिटिंग आ गया, ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहेगा। चलते जभी तो दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन किया, ऐसा है उनके साथ कि कभी लूज मोशंस, कभी वॉमिट्स, कभी खाना पीना इतना कंट्रोल्ड है, एक्सेस में कंट्रोल्ड खाना हाँ। पीना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब चीजें होना और रेगुलर लाइफ ना चलना, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती ही है ना। ठीक है, Exactly. एज भी है, एज मतलब एक बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन कितनी है? एज सर 60 के अप्रोक्स होगी। इससे ज्यादा थोड़ी हाँ, है। ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो वो कैसे क्योर हो सकती है? तो वो क्योर कब होगी, जब वो व्यक्ति खुद के ऊपर काम करेगा। उसने अब तक तो इलाज किया ही नहीं ना, ट्रांसप्लांट किया है, इलाज नहीं किया है। उसने क्या किया, एक सपोज हमारी कार में एक चक्का खराब हो गया, वो निकाल के दूसरा चक्का लगा दिया, तो हमने गाड़ी की पूरी सर्विसिंग थोड़ी की। तो वैसे ही जब लोग किडनी पर काम करते हैं, लीवर पर काम करते हैं, लेकिन खुद पर काम नहीं करते, तो वो हेल्दी कैसे बनेंगे? तो हम ऐसे लोगों को सजेस्ट क्या करते हैं कि आप पहले खुद को हेल्दी बनाना शुरू करो, क्योंकि आपने खुद को हेल्दी बनाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने लीवर किडनी के लिए किया है, आपके लिए कहाँ किया है? तो लोगों को इनिशियली समझ में नहीं आता, फिर हम समझाते हैं, देखो आपने स्पेयर पार्ट वाला इलाज किया, एक बार कंप्लीट 100% वाला इलाज करो। अब 100% वाला इलाज मतलब क्या होता है? तो इंसान मतलब सिर्फ शरीर नहीं है, इंसान मतलब शरीर है, साथ में मन है, साथ में आत्मा है, ये तीन मिलकर इंसान बनता है। आप एग्री करते हो, राइट? तो अगर तीन मिलके इंसान बनता है तो बीमार है तो ये तीनों बीमार है। आपने तीनों को छोड़ दिया, माइंड को छोड़ दिया, सोल को तो सोचा भी नहीं है, राइट? बॉडी को भी पूरा छोड़ दिया, एक पार्ट पकड़ लिया। अब ये तीन पार्ट मिला के 100% इंसान बनता है। माइंड का 33.33%, सोल का 33.33%, बॉडी का भी 33.33%। और बॉडी में 200 पार्ट्स एंड ऑर्गन्स है, उसमें से आप एक पकड़ रहे हो। तो आप कायदे से देखा जाए तो 1% या 2% बॉडी पे ही काम कर रहे हो ना, इंसान पे तो काम ही नहीं किया आपने, तो फिर अब इंसान हेल्दी क्यों होगा? तो जब आप ऐसा काम करते हो और फिर लोग कहते हैं कि बीमारी का इलाज नहीं है, हाँ भाई नहीं है, क्योंकि आपने इलाज किया नहीं। किया होता तो हो जाता।
तो जो भी आप किडनी ट्रांसप्लांट करो, लीवर ट्रांसप्लांट करो या दुनिया की कोई भी दवाई खा रहे हो, एक बात सबने ध्यान रखना चाहिए, एक बार खुद का इलाज करो। तो भी ये बंदे ने क्या करना चाहिए, भले ही आप वो बोलेगा चलो लीवर तो ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर भी उसने ये ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए जिसमें हम माइंड, ब्रेन, डीएनए तीनों पर काम करते हैं। अगर तीनों पर काम होगा ना, अपने आप इम्यूनिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, अपने आप हीलिंग सिस्टम बढ़ेगा और ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये गायब हो जाएंगे और वो ज़्यादा हैप्पी रहने लगे, ज़्यादा खुश रहेगा। अब ज़्यादा खुश रहेगा ना, सारी बीमारियां अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमने ब्रेन में चेंजेस कर दिए, हमने माइंड में चेंजेस कर दिए, हमने जीन्स और डीएनए में चेंजेस कर दिए, तो अपने आप किडनी पर असर गया। अब किडनी शांत है, बेटर है, हेल्दी है। सर मैंने देखा है किसी को भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जब हो जाती हैं, मतलब ऐसे मेरे सामने 2-3 ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती है, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मतलब वो चिड़चिड़े, गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा, मतलब फैमिली का जो माहौल, चलो ठीक है बीमारी की वजह से जो माहौल है एक अलग चीज़ होती है, लेकिन गुस्सा करना और बहुत छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसमें दूसरा साइड भी है। बीमारी में कुछ लोग बहुत गुस्सा और चिड़चिड़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग देखा बीमारी में डिप्रेस भी हो जाते हैं, राइट? तो मैंने ये सेकंड एंगल इसलिए बताया क्योंकि इसी में जवाब छुपा हुआ है। तो आप कहते हो कि गुस्सा बहुत आता है क्योंकि बीमार हो गए, उल्टा है, गुस्सा बहुत करते हैं इसलिए बीमारी आती है। ओके। यस। तो हमारे सारे इमोशंस है ना, हमारे ऑर्गन से लिंक है। अगर आप देखोगे चाइनीज मेडिसिन में ऑर्गन इमोशन लिंक, आप ऐसे डाल दो गूगल पर तो उसमें आ जाएगा कि किडनी है तो किडनी का है वरीज के साथ है, चिंता बहुत ज़्यादा करता है, उसको किडनी प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। और किडनी प्रॉब्लम का एक और बता दो, जिनके लाइफ में कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आए उनको किडनी फेलियर ज़्यादा आता है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों? बिकॉज वो लिंक है, ऑर्गन और इमोशन का लिंक है, लोग उसे समझते लेकिन नहीं है। फाइनेंशियल और किडनी का क्या संबंध हुआ? बिल्कुल है, किडनी का काम क्या है, सारा बॉडी में से सारा कुछ लेकर फिल्टर किडनी करती है। तो उसका फाइनेंशियल ट्रबल्स के साथ, फाइनेंशियल वरीज के साथ किडनी का लिंक है। तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 2 तरह की किडनी फेलियर होता है, एक तो दवाई के साइड इफेक्ट से फेल होगी और दूसरा उसके बिना हो गई। तो उसके बिना वाले में तो मैक्सिमम यही मिलेगा आपको, कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे, फाइनेंशियल नुकसान हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, या प्रॉपर्टी का बंटवारा सही नहीं हुआ, या उसमें धांधली हुई, उसमें प्रॉब्लम्स हुए और उसके बाद किडनी खराब हुई। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना आपको? आपको और इंटरेस्टिंग बता दो, जितने लीवर वाले पेशेंट है देखिएगा ज़्यादातर गुस्से वाले रहते हैं। लीवर वाले पेशेंट, पैनक्रियाज वाले पेशेंट सारे गुस्से वाले रहते हैं। तो जो भी अतड़ियों से संबंधित या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ज़्यादातर गुस्से वाले लोगों में ज़्यादा आता है। सर कई बार ऐसा होता है कि लाइफस्टाइल में कोई एक इंसान तो ऐसा होता है जो गुस्सा उतार देता है, ठीक है, कि आपने गुस्सा किया, बोल लिया, हो गया, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल हो गए। कोई होता है जो चुप रह जाता है, गुस्सा मन में रह जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग हाँ, मैंने बिल्कुल, देखे हैं बिल्कुल। जो मन में रख जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ टाइम चुप हो जाएंगे, बाद में फिर वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन दोनों में से किसका इफेक्ट बॉडी पे ज्यादा आता है? सबसे पहले तो गुस्सा वैसे डेंजरस है, ठीक है। अब उसमें से जो एक्सप्रेस कर रहा है वो अल्टीमेटली उसे डबल कर रहा है। जैसे मुझे गुस्सा आ गया, अब ये 1 हो गया, अब मैं उसको एक्सप्रेस भी कर रहा हूँ, अब ये 2 हो गया, राइट? तो ये एक्सप्रेस करना भी गलत है। हाँ, एक्सप्रेस वो शांति से करता है तो वापस 1 हो गया, लेकिन गुस्सा कोई शांति से एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सेप्ट वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो प्रोफेसर थे वायरस, जी। वो गुस्से को हंस के व्यक्त करता था, राइट? तो ऐसा कोई करता नहीं रियल लाइफ में। तो गुस्सा और उसे एक्सप्रेस करना, 2 हो गए। अब वो दूसरा हो गया कि एक गुस्सा भी आया और उसने मन में दबा के रखा, अब ये और डेंजरस है, ये और डेंजरस, ये और डेंजरस है, राइट? तो गुस्सा भी आया, आप अंदर से आग बबूला भी हो रहे हो और आप उसे अंदर ही अंदर सहेज के रख रहे हो, तो ये बहुत डेंजरस है। तो ये एक और एक, पहले 2 देखा था आपने, ये होता है 1 और 1 11। ओके। तो आइडियली निकालना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे फिर तो भड़ास निकाल दो सब पे, नहीं, वो तो आपको नुकसान ही रिलेशंस खराब करेगा, हो जाएंगे। रिलेशन खराब होगा तो जिंदगी भर का टेंशन भी आएगा, राइट? तो गुस्से का सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि जब गुस्सा आता है, कैसा भी मत करो। हाँ, दोनों नहीं करना चाहिए। तो मैं आइडियल बता दूं, पहले गुस्सा अगर आ गया आपको तो पहला काम आप करो, छोड़ो ना यार, शायद ऊपर वाले की ये मर्जी है, बोल के छोड़ दो, फॉरगिव कर दो, भूल जाओ। अब आप बोलेगे सर इसके लिए तो हमें संत बनना पड़ेगा,
राइट। मैं भी यही बोलने वाली हाँ, थी। तो मुझे पता है ऐसे बोलेंगे लोग। तो सिंपल सॉल्यूशन, गुस्सा अगर आता है तो हो सके तो थोड़ा 1 2 3 4 5 6 10 तक काउंट करो पहले। अब 10 तक काउंट कर लिया ना तो आपका काफी हद तक कंट्रोल आ जाता है। उसे फिर शांति से एक्सप्रेस करो या बात कर लो, तो उसे निकाल दो। ये बेस्ट तरीका है। दूसरा बेस्ट तरीका, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनसे शांति से भी आप बात नहीं कर सकते, इतना डेंजर होते हैं वो लोग। नहीं, शांति से बात करने से भी ऐसा लगता है कि सामने वाले को गुस्सा ना आ जाए इस बात पे, ये डर होता है कहीं ना यस, कहीं। तो इसमें दूसरा तरीका है, गुस्सा आपको आ गया, अब आपको ना झगड़ा करना है ना मन में दबा के रखना है ताकि आपको खुद को अंदर से बॉईल होते रहो, राइट। तो आपको मन में रखना है और बाद में कुछ हीलिंग प्रोसेस करके उसको फॉरगिव करके माफ कर दो, छोड़ दो। फॉरगिवनेस इज द बेस्ट टूल। ऐसे समय छोड़ देना चाहिए, खुद को भी माफ कर दो, क्योंकि हमें उसके लिए फॉरगिव नहीं करना है, खुद के लिए करना है। खुद की बॉडी को हाँ, अच्छा नहीं तो लोग बोलते हैं सर उसने गलती किया, मैं माफ कैसे कर दूं? भाई तुम्हारे खुद के लिए करो, उसके लिए मत करो, ठीक है। तो खुद के लिए उसे माफ कर दो तो आप हील हो जाओगे। तो गुस्सा बहुत ट्रिकी चीज है, उसको संभालना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आप देखोगे इमोशंस और ऑर्गन्स के लिंक है, तो इमोशंस को संभालना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी आएगी। और फिर काम लोग क्या करेंगे? ऑर्गन पर, इमोशन पर कोई काम नहीं करेगा। हाँ, भूल जाएंगे। हाँ, तो भूलते नहीं है कोई भी। अगर आपके माइंड, सपोज किसी का ब्रेकअप हो गया है तो वो 20 साल बाद भी उसको वो ब्रेकअप हो गया उसके जहन में, सबकॉन्शियस में है, और वो आज भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम जब इलाज करते हैं हम पूरी लाइफ हिस्ट्री लेते हैं, उसमें कहाँ ब्रेकअप हुआ है। सर सच्ची सच्ची बात बताते होंगे लोग। हाँ, जिसको ठीक होना है बता देते हैं, अच्छा। हर कोई नहीं बताता है। और मजे की बात, हम जो थेरेपीज करते हैं ना उसमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे काफी लोग आते हैं, सर मैं नहीं बताना चाहता, इट्स ओके। मैंने ठीक है मत बताओ। मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज ब्लैक बोर्ड पर तमिल में कुछ लिखा हुआ है तो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, बट फिर भी इरेज तो कर ही सकते हैं, ब्लैक बोर्ड साफ तो किया ही जा सकता है। चाहे तमिल में लिखे, तेलुगु में लिखे, उर्दू में लिखे, आपको नहीं समझे तो भी आप ब्लैक बोर्ड तो क्लीन कर ही सकते हो ना। तो हमारी जो थेरेपीज होती है, हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आपने बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके पूरा पास्ट का ब्लैक बोर्ड क्लीन करवा देते हैं, सारी बुरी मेमोरीज को हटा देते हैं, सारे बुरे फीलिंग्स को, चिंता को, टेंशन को, स्ट्रेस को, डर को हटा देते हैं। ये हटाने मात्र से आप अपने आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हो। अगर सफलता रुक रही है, सफल होना शुरू हो जाते हो। ऑर्गन इंप्रूव नहीं हो रहा है, वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब हमने ये पूरा शिफ्ट कर दिया। सर जैसे कि अभी मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी, पहले वाला ही। आपने कहा कि टेस्ट होते हैं, सलाइवा से टेस्ट होते हैं। तो जो सलाइवा से टेस्ट होते हैं, आप नॉर्मली तो हम डेली रूटीन में अपने सब काम कर रहे हैं ना, ऐसा कोई अगर कराते भी हैं तो एक नॉर्मल चेकअप कराते हैं, जो नॉर्मल आते हैं, Blood कई test सारे करते हैं। ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराते हैं। लेकिन ऐसे टेस्ट कोई रेगुलर बेसिस पे या कुछ सालों में भी नहीं करवाता जब तक उसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस केस में फिर कैसे जानेंगे कि हमें ये कोई प्रॉब्लम होने वाली है या हो जाएगी? वो कैसे जानेंगे? थोड़ा सा उसमें ना एक्चुअली कॉस्ट का एक इन्वॉल्वमेंट है। वो टेस्ट ना बहुत सिंपल नहीं आती है, उसकी कॉस्ट आती है। मतलब अच्छी टेस्ट करोगे तो 28, 29, 30,000 तक खर्चा आ जाएगा। उसमें कुछ छोटे छोटे पैटर्न्स भी आ गए। कोई कहेगा मुझे सर कैंसर का रिस्क चेक करना है सिर्फ, तो उसका भी कुछ 5-6 हज़ार से लेके 8 हज़ार तक खर्चा आता है। तो इट इज़ बिट एक्सपेंसिव टेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं करवाता। एक जो लेवल के ऊपर लोग हैं जिनको पता है कि हमारी हेल्थ की वैल्यू है, वो सब करवाते हैं ये, ठीक है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि उस पर 100% रिलाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता अनलेस नेसेसरी। सर लेकिन जैसे कि अब वो टेस्ट कराने की नौबत आए, उससे पहले हमारी बॉडी में क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें कोई भी एक टेस्ट कराना है? आइडियली ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग टेस्ट है ये जनरली लोग सिम्टम्स के बाद ही करते हैं, बट एक्चुअली ये पहले करना चाहिए। आपको अगर सिम्टम आ गया मतलब बीमारी आ चुकी है ना, तो प्रिवेंटिव नहीं हुआ। इसमें एक और टेस्ट आती है जो बहुत इकोनॉमिकल है और आइडियली सबने करना चाहिए। इसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस बॉडी एनालिसिस। काफ़ी सारे हीलिंग सेंटर्स में होती है, बहुत सी सिंपल सी टेस्ट है, ठीक है। तो वो करवाना चाहिए आइडियली। कभी कभी उसमें एक बार करवाने से आपको लगता है अरे लीवर का प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। वही तो ढूंढना है, आने वाले प्रॉब्लम को ढूंढना है। तो ये आने वाले प्रॉब्लम का अंदेशा देती है। तो ये टेस्ट करना चाहिए, बहुत इकोनॉमिकल होती है, हम हमारे सेंटर में भी करते हैं इसे।
तो बॉडी एनालाइजर कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस बॉडी एनालाइजर। कैसे होता है सर ये? बेसिकली एक मशीन होती है जो आपके मैग्नेटिक रेडिएशंस को चेक करती है। जनरली यूजुअली आई ऑल्सो कैरी, मतलब मेरे पास वो मशीन होती है काफ़ी बार, तो इस बार नहीं लाया क्योंकि बहुत सारा कुछ था साथ में। हाँ, बट यूजुअली आई कैरी इट, क्योंकि अगर कोई ऐसा मिलता है और मुझे अब देखना है कि मतलब और क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, क्योंकि बीमारी हुई नहीं है, तो हम वो टेस्ट करते हैं, हमें संभावनाएं पता चल जाती है। तो ये बहुत इकोनॉमिकल है, काफ़ी सारे हीलिंग सेंटर में शायद होती भी होगी ये, और होती है काफ़ी जगह, और ये इकोनॉमिकल होने के साथ साथ आपको अच्छा गाइडेंस देती है। अब आप कहोगे सर इसमें दिखाया है कि लीवर, फैटी लीवर आने वाला है, तो क्या पक्का आएगा? भाई आने क्यों दोगे आप, अभी से चेंज कर लो। मैं तो चाहता हूँ कभी आए ही नहीं, है ना। तो ये करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए, इट इज़ वेरी गुड, इकोनॉमिकल एंड वेरी गुड। डीएनए प्रोफाइलिंग, जब कैंसर या बड़ी बीमारी का खतरा लगता है आपको, या आपको लगता है कि मेरे परिवार में किसी को हुआ है, या आजू बाजू में सबको हो रहा है, मुझे तो नहीं हो जाएगा, या बहुत डर लग रहा है, तो वो कर लो। इवन अगर वो 30,000 भी लेते हैं तो पूरा आता है, क्योंकि आप बाद में 20 लाख खर्चा करोगे और लाइफ तो भी हाँ, जाएगी। पहले बेटर है करना। कभी भी बेटर है, राइट। तो आई यूजुअली कैरी, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है उसमें, मैं कैरी करता हूँ, और जिनका भी डाउट लगता है उनका एक बार कर लेता हूँ, ताकि उसके बचा सको ना। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग हैं ना पर्सनल कोचिंग में होते हैं, तो पर्सनल कोचिंग क्या होता है कि हमें बहुत केयर लेनी होती है। ये एक थोड़ा वीआईपीज है, ये सेलिब्रिटीज़ है, या फिर ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने हेल्थ की वैल्यू पता है, तो वी टेक वेरी एक्स्ट्रा केयर ऑफ देम। हम कोशिश करते हैं उसको बीमारी आए ही नहीं, और अगर आती है तो हमें अर्लीस्ट पता चल जाता है उसके कारण, तो हम उसे फिर हेल्प कर सकते हैं। सर अभी हमने बात करी फैटी लीवर की, जैसे कि फैटी लीवर है अगर, और ये हमें ये जानना है कि फैटी लीवर, जैसे फैटी लीवर के भी स्टेजेस होते हैं, 1 है, 2 है, या सिरोसिस भी एक Cirrhosis of liver है। हाँ बोलते हैं। तो ये इनमें क्या क्या फर्क होता है, ये क्या बीमारी होती है और क्या फर्क होता है इनमें? फैटी लीवर तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, और कॉमन होने का रीज़न खासकर देखो, अब नॉर्थ इंडिया में तो और ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमें तो पराठे भी खाना है, छोले भटूरे भी खाना है, और ये सारी चीज़ें खानी है, राइट। तो जितना ऑयल्स और फैट्स ज़्यादा लेंगे, बॉडी पर फैट चढ़ जाता है, ये तो पता है। ठीक उसी तरह लीवर पर भी फैट चढ़ता है। तो लीवर पर जब फैट की परत आती है उसे कहते हैं फैटी लीवर। अब इसके ग्रेड्स है, स्टेजेस है, इसकी टेस्ट आती है, फाइब्रो स्कैन आता है, लीवर स्कैन आता है, बट इतना डिटेल में जाने से बजाय मैं आपको बेसिक बता दूं। फैटी लीवर यूजुअली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है। अच्छा, 4 तक होता है। 4 तक होता है, और 5th मतलब फिर उसके बाद आ गया सिरोसिस ऑफ लीवर। तो बीच में आपने एक सवाल पूछा था कि फैटी लीवर और सिरोसिस सेम होता है कि अलग होता है, तो ये अलग होता है। सिरोसिस ये एडवांस्ड स्टेज ऑफ फैटी लीवर है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, कुछ लोग फैटी लीवर में स्टेज 5 भी बताते हैं, बट नॉट नेसेसरी, क्योंकि 5 मतलब एक्चुअली सिरोसिस में पहुंच चुका है। सर कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहे हो, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड हैं, उनके साथ सेम केस हुआ कि वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, और एकदम से डॉक्टर ने बता दिया कि लीवर ट्रांसप्लांट होगा, मतलब एप्रॉक्स 30 लाख के करीब उनके लीवर ट्रांसप्लांट पे लगे, और ट्रांसप्लांट के बाद भी वो बस ज़िंदगी जी रहे हैं। वो वाली बात चल रही है कि हाँ, बस टाइम काट रहे हैं वाली बात है। तो एकदम से कैसे हो जाता है वो? सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट के बाद बस जिंदगी कट रही है, उनको आपने मुझसे मिला देना चाहिए, ठीक है। एक उनकी जिंदगी वापस दिलाने की गारंटी मेरी, ठीक है। दे विल स्टार्ट लिविंग एंड लविंग देयर लाइफ, पक्का। अब सडनली कैसे आता है, तो मैं इसलिए कह रहा था सिम्टम का इंतजार मत कीजिए। अब पहला सिम्टम हो सकता है लीवर ट्रांसप्लांट, ही बात बोल दे करने के लिए, जैसे आपके सिम्पटम्स आए नहीं ना सर, उनको डायरेक्ट बोल दिया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा, कुछ भी मतलब नहीं हो सकता, नहीं बचा सकते। बराबर है, लेकिन कुछ तो रीजन होगा, वो डॉक्टर के पास गए। वो डॉक्टर के पास क्यों गए? थोड़ा बहुत हल्का मोटा, हाँ, तो जैसे वो जो हल्का छोटा सिम्टम था ना, उसका भी इंतजार मत करना, पहले ही टेस्ट कर लो, ताकि वो सिम्टम भी ना आए, क्योंकि वो सिम्टम भी आखिरी हो सकता है। चलो मैं एक बताता हूँ आपको, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया उसके बाद जिनको सडन डेथ हुई, उनका पहला सिम्टम क्या था? कुछ भी नहीं था सर। डेथ। तो पहले सिम्टम में भी डेथ हो सकती है ना। सडन डेथ इज द फर्स्ट सिम्टम, राइट। तो डोंट वेट फॉर दैट। तो इसलिए लोग ज़्यादातर आजकल है ना वेलनेस में ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब लोग सिर्फ दवाइयाँ और ऑपरेशन की बजाय लोग हमसे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं, सर हाउ टू रिमेन हेल्दी। जैसे आपने भी सवाल पूछा, सर हेल्दी कैसे रहे, कैसे क्या करें कि बीमारी हो ही ना। तो हम उसके लिए प्रोग्राम्स लेते हैं ताकि लोग बीमार ही ना पड़े।
तो सबसे शॉर्टकट में यहाँ बता दूं, माइंड पे काम करो, ब्रेन पर काम करो, जीन्स और डीएनए में मेनू कार्ड होगा तो उसे इरेज कर दो बहुत जल्दी से, राइट। एंड देन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ और हीलिंग सिस्टम को बढ़ाओ। अगर ये 5 चीजें आप करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब उसके अलावा दूसरी चीजें, जंक फूड खाते हो, खान पान में गड़बड़ कर रहे हो, टाइमिंग मेंटेन नहीं कर रहे हो, नींद फॉलो नहीं कर रहे हो। अब देखिए इसमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन और स्ट्रेस लेते हो तो बीमारी जरूर आएगी, और कोई हैबिट से तो बीमारी जरूर आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को मोटापा है, बीमारी आई नहीं अब तक, लेकिन मोटापा इज ए इन्विटेशन की बीमारी आएगी, तो पहले मोटापे को कम कर लो, क्योंकि मोटापा अगेन बीमारियों को इन्वाइट करेगा ना। तो बीमारियां आने के बाद तो आप मोटापे पे काम कर लोगे, उसके पहले क्यों नहीं कर लेते? तो उसके पहले ही कर लो। तो इसे कहते हैं प्रिवेंशन। वो कहते हैं ना, मोटापा तो हर बीमारी की जड़ है। हाँ, वो तो ऐसे हाथ जोड़ के हम इनवाइट कर रहे हैं कि आपका स्वागत है, सभी बीमारियों को बोल रहे हैं, ऐसा है मोटापा। तो उस पर लोग कोई काम नहीं करता, जब तक परेशानी नहीं आती तब तक उस पर काम नहीं करते। सर आपने कहा जंक फूड, जैसे चलो जंक फूड तो सबको पता है कि जंक फूड खा रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं, ठीक है, आजकल भाई एक नोन है लोग। लेकिन जब हम जंक फूड की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते कि जो हम पेस्टिसाइड वेजिटेबल्स खा रहे हैं या हम पेस्टिसाइड मिल्क पी रहे हैं, जो आप पैकेट्स, इनफैक्ट फ्रूट्स भी खा रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो स्प्राउट्स भी आने लगे, स्प्राउट्स भी वो पैकेट में और पूरा किया हुआ और इस तरीके से आने लगे। हम मतलब मैं तो घर में ही करती हूँ, लेकिन आने लगे ऐसा। तो वो सारी चीजों में भी तो कुछ ऐसा डला हुआ है ना जो 2 दिन 4 दिन 6 दिन वो चीजें चल रही हैं, खराब, हाँ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो नहीं खराब हो रही हैं, तो वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अब हम खाएं तो खाएं क्या फिर? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, सबसे पहले ना खाना कम कर दीजिए। देखिए, इंसान को जितना वो खा रहा है उतना खाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, जीने के लिए खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खाने के लिए जीते ऐसा लगता है। सुबह तो चाहिए, एंजॉय करते हैं खाना, दे लव ऐसा लगता है। इनफैक्ट कुछ पेशेंट ने मुझे कहा, सर खाना भी ना खाए तो जी के क्या करे, राइट। तो भाई आपको भगवान ने ऊपर से ये बता के भेजा है क्या कि जाओ पार्थ, बहुत खाना पड़ा है धरती पर, उसे खत्म करके आप ऊपर आ जाओ? ऐसे तो कहा नहीं है। तो क्या होता है, जब हमारे पास लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता, कोई गोल नहीं होता, तो सच्चाई आदमी करे तो क्या करे, तो फिर उसका खाने पे ज़्यादा मन जाएगा, खाने का क्रेविंग बढ़ेगा, नई नई डिश बनाएगा, और नई नई डिश, इतनी सारी डिश है, मैं नहीं खाऊंगा तो फिर क्या मजा करूंगा लाइफ में, राइट। इवन लोग ऐसे बोलते, आप शराब नहीं पीते हो फिर लाइफ एंजॉय कैसे करते हो? अरे बोले शराब से लाइफ थोड़ी। हाँ, ऐसा बहुत कॉमन ऐसा आता है क्वेश्चन। और मैं तो जो सारे वीआईपीज में जब जाता हूँ मैं, तो सभी लोग तो एक पेग के साथ ही रहते, और जब वो मुझे देखते नॉर्मल जूस के साथ, बोले क्या कर रहे हो, राइट। बट उनका कॉन्सेप्ट ये है, खाना पीना अगर नहीं किया तो लाइफ में किया क्या, राइट। लेकिन ये सारी बीमारियां पैदा करने वाली चीजें हैं। तो आइडियली क्या करना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए, खाना 2 ही बार खाना चाहिए, वो भी क्वांटिटी कम। तो आपके एग्जिस्टेंस के लिए, आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए जितना जरूरी है उतना ही खाइए। तो सबसे पहले खाना जितना भी खा रहे हो उसको 70% खाना है, 30% गायब कर दो, दैट मेक यू हेल्दी। सर जैसे कि कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री खाना खाना चाहिए, आटा कम खाना चाहिए, आजकल ये ट्रेंड में हो गया कि रागी खाओ या फिर ज्वार का आटा खाओ या मिलेट्स खाओ या बाजरा खाओ, तो ये सही में सही है कि आटे का रिप्लेसमेंट इन चीजों से करके ठीक किया जा सकता है? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। और पहले भी क्वेश्चन को उसको मिक्स कर रहा हूँ मैं। आपने कहा था कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब जगह रहता है आजकल, राइट। तो अब जब चावल और गेहूं, ये कोई आज नहीं खा रहे हम, ये तो कई सालों से खा रहे हैं ना, लेकिन आज जो आ रहा है हमारे पास वो पहले वाला चावल गेहूं है ही नहीं, ये सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला है, राइट। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला खाओगे तो आपके बॉडी में भी तो गलत ही असर पैदा करेगा ना। तो इसलिए ये जो आजकल जो सारा अवेलेबल है, ये गेहूं और चावल, ये सारा बीमारियां पैदा करता है, काफ़ी बार ऑटो इम्यून डिसीज पैदा करता है, इवन कैंसर्स, डायबिटीज, ऐसी बीमारियां भी होती है। इसलिए लोग गेहूं और चावल ये खाना छोड़ रहे हैं। तो आइडियली आपका जो सवाल है कि सही में नहीं खाना चाहिए क्या, आइडियली नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हाँ। और उसका रिप्लेसमेंट रागी ज्वार, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए और रागी ज्वार खाना चाहिए, ये इन चीजों से कर देना खाना चाहिए। हाँ, कौन खा सकता है रोटी चावल, जो नॉर्मल रोटी चावल जो है,
अगर जिसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो शायद वो जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों के लिए वो रेजिस्टेंट है, उसे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खा सकते हो। लेकिन कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है ना, तो पहले आपके डाइट में चेंज कर लो, सबसे आसान तरीका है। डाइट में चेंज कर लोगे, हेल्थ में चेंज आ गया, वेरी गुड। नहीं आ गया तो अगले और तरीके अपना लो। तो आंसर इज यस, इसे अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। मोटापा बढ़ने में, ऑटोइम्यून डिसीज में, डायबिटीज में, कैंसर में, ये सारी चीज़ें तो पहले बंद कर देना चाहिए। मतलब ग्लूटेन फ्री खाना खाना ग्लूटेन ज्यादा फ्री खाना, हाँ, बेटर है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ना सेंसिटिव होते हुए भी पता नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई आप सपोज टैबलेट खाते हो, वोमिटिंग होगी तो आपको पता चल गया, क्योंकि वो सीवियर रिएक्शन हुआ। माइल्ड रिएक्शन हुआ तो सिर्फ किडनी को पता चलेगा, आपको नहीं। क्योंकि लोग ब्रूफेन खाते हैं, वोमिटिंग नहीं हुई, लेकिन किडनी तो डैमेज हो ही रही ना। तो वैसे आप ग्लूटेन खा रहे हो, ग्लूटेन से आपको बड़ा एलर्जी नहीं आ रही है, लेकिन छोटे छोटे नुकसान तो हो ही रहे ना। बेटर अवॉइड इट। सर आपने बोला ब्रूफिन खा रहे हो, या मैंने मतलब ऐसे लोग भी देखे हैं, वो क्या करते हैं, केमिस्ट से पूछा आज सिर में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, या कहीं पर भी दर्द हो रहा है, तो दवाई केमिस्ट से पूछी, ले ली और 2-3 दिन खाई, ठीक है, नॉर्मल फील हुआ और अपना चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है। तो ऐसे लोग जो, और फिर एकदम से उनको कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना चाहिए, या अपने आप जो चल रहे हैं ठीक है, थोड़ा बहुत जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलता रहने चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? आप देखोगे पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में दवाइयाँ इतने आसानी से मिल जाती कि केमिस्ट शॉप पे गए, मेडिसिन ले लिया। अब ये बाकी सब जगह बैन क्यों है? क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और इंडिया में क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो जुगाड़ वाला देश है। तो हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास न जाते हुए हम क्या कर सके वो कर ले। और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिसका सिर्फ हेडेक होता था, आज किडनी फेल हो गई है। जिसका सिर्फ मे बी थोड़ा डाइजेशन का इश्यू था, आज लीवर सिरोसिस हो गया है। तो ये बहुत महंगा पड़ता है। तो आइडियली यस, डॉक्टर के पास जाकर प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लेनी चाहिए। लेकिन आपको कैसा हर बार डॉक्टर के पास जाए कैसे? लंबी कतारें होती है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। कई बार सर ऑफिशियल होते हैं, टाइम भी नहीं होता है, अब टाइम क्लैश कर गया, 2 दिन बीत गए, हम परेशानी में हैं, डॉक्टर की जगह केमिस्ट पियोन को भेज दिया कि भाई ये बोल के ले आइयो दवाई, वो ले आया और आपने खा ली। ऐसे बहुत लोग हैं। मतलब मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, ऐसे ही करते 30% लोग तो होंगे ही होंगे, ज्यादा है, ज्यादा ही होंगे। इंडिया में आप कहोगे तो शायद 70-80% लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, राइट। लेकिन ये बहुत डेंजरस है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? देखो, आपको कोई छोटा प्रॉब्लम है या किसी को भी, तो आप बोल रहे हो डॉक्टर के पास जाऊँ या केमिस्ट के पास जाऊँ, तो आप क्या सोच रहे हो? ये बीमारी जो भी प्रॉब्लम हो रही है इसका सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हो। दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक। हम क्या रिकमेंड करते हैं, हमारे कम्युनिटी में जो आते हैं हम उनको कुछ थेरेपी सिखा देते हैं। तो जब वो थेरेपी सीख जाते हैं कुछ दिनों में, उनको एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो अब किसी को हेडेक हो रहा है तो हमारे कम्युनिटी वाला बंदा कभी क्रोसिन नहीं खाएगा या ब्रूफेन नहीं खाएगा, वो आँख बंद करेगा, हमने कुछ सिखाया उसे टेक्निक्स, वो करेगा एंड फ्री ऑफ हेडेक। हाँ, डाइजेशन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आँख बंद करेगा, वो थेरेपी कर लेगा एंड गायब। लूज मोशंस हो रहा है, इवन हमने एक पेशेंट को, तो हमारा जो सेशन चल रहा था ऑनलाइन सेशन, उसमें चेस्ट पेन हो रहा था उसे, हार्ट अटैक का सिम्टम था वो। तो हमने ऑनलाइन सेशन में वो सिम्टम गायब कर दिया और नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक ईसीजी निकाला, बोले यार वो तो हार्ट अटैक था, आप पहले क्यों नहीं आए? बोले अभी कुछ पेन नहीं हो रहा है, लेकिन बोले आप कल आते तो हम आपको जरूर आईसीयू में एडमिट करते। ऐसा भी होता है सर? हाँ, ऐसा हम रोज करते हैं। तो हमारे कम्युनिटी में हार्ट अटैक्स हो या फिर किडनी फेलियर हो या पार्किंसंस डिसीज या लीवर फेलियर हो, इसका हम नॉन मेडिसिन वाला इलाज सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए हमारे पेशेंट हेल्दी भी होते हैं और लॉन्ग टर्म में उनको कोई बीमारी भी नहीं होती। मतलब मुझे तो लगता है आपके कोर्सेज जो आपके वेबिनार्स हैं वो हर पर्सन जो भी अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहता है उसको ज्वाइन करना चाहिए। और इतनी जल्दी अफेक्ट हैं आपके कि 5 to 10 डेज में सामने वाले को अफेक्ट आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है जो हम अपनी लाइफ के लिए नहीं कर सकते। 100% करना चाहिए जरूर। सबने करना चाहिए, एवरीबडी मस्ट डू। देखिए, माइंड सबके पास है, राइट। और वो कहते हैं ना, सबके माइंड में केमिकल लोचा है कुछ ना कुछ, राइट। तो उसे आज सॉल्व कर लो, नहीं तो वो ऑर्गन का प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो, माइंड के प्रॉब्लम को आज नहीं सॉल्व किया, कल जाके वो किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन का प्रॉब्लम बनने ही वाला है। तो समझदार लोग पहले ही सॉल्व कर लेते हैं।
और ज़्यादातर लोग तो खराब होने के बाद आते हैं, लेकिन पहले ही आप काम कर लो, ऐसा काम कर लो, बीमारी के कारण को ही हटा दो ना, तो बीमारी आएगी क्यों? तो पहला सबसे बड़ा कारण है माइंड। आप देखोगे माइंड में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, चिंता आती है, गुस्सा है, नफरत है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, राइट? ये सारा बीमारियां पैदा करता है। इसको पहले क्लियर कर दो ताकि बीमारियां ही ना आए। और फिर हम जो करते हैं उसमें सिर्फ माइंड पर काम नहीं करते ना, हम ब्रेन के प्रोग्राम को भी चेंज करते हैं। आपके ऑर्गन को सारा सिग्नल तो ब्रेन से ही जा रहा है। सोचिए अगर माइंड और ब्रेन में ही गड़बड़ है तो आपके ऑर्गन्स तो खराब होने ही हैं। और आप कितना भी ऑर्गन का इलाज कर लो, सिग्नल तो यही से जाएगा। तो माइंड और ब्रेन जब तक सही नहीं होगा, आपकी बॉडी तो सही रह ही नहीं सकती, राइट? दूसरा, जीन्स एंड डीएनए तो बता चुका हूं मैं कि इस पे काम किया जा सकता है। तो अगर डीएनए और जीन्स पे काम किया जा सकता है तो कोई भी बीमारी में आप रिजल्ट पा सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सारे एक्सपर्ट, सारे साइंटिस्ट मानते हैं। इसलिए आप देखोगे पूरे वर्ल्ड लेवल पर जीन एडिटिंग पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें है। तो ये क्यों हो रहा है? उनको पता है जीन्स को बदल दिया तो बस काम हो गया। वो कहते हैं ना, जीन्स को बदल डाला तो लाइफ जिंगल आला, राइट? तो जीन्स को बदलने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। अब उस तरीके से नहीं, तो मैंने जो बताया एपी जेनेटिक्स, ये तो सेफ है, ये तो बहुत सस्ता भी है। तो फिर ये क्यों नहीं करना चाहिए? जब हम इतने इकोनॉमिकली हमारे माइंड और ब्रेन और जीन्स को करेक्ट कर सकते हैं ताकि आगे चल के ऑर्गन खराब ही ना हो, और खराब अगर हो गया है तो रिपेयर प्रोसेस शुरू हो जाए। तो हम साथ में इम्यूनिटी पर भी काम करते हैं, हीलिंग सिस्टम पर भी काम करते हैं। तो इसलिए हमें रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि डॉक्टर आप कोई भी लेके आओ वो हील नहीं करता, हील तो बॉडी ही करती है। जैसे अभी किसी का फ्रैक्चर हो गया है, सपोज ये हड्डी है टूट गई, तो डॉक्टर सिर्फ हड्डियों को नजदीक ला के रख देता है, जोड़ नहीं सकता। जोड़ना तो काम अपने बॉडी का ही है। तो डॉक्टर को पूछेंगे सर हड्डी कब तक जुड़ जाएगी? बोले देखते 1-1.5 महीने में एक्सरे करके मैं बताऊंगा जुड़ी या नहीं जुड़ी। कि डॉक्टर के पास इतना ही काम था नजदीक लाने का, हीलिंग तो बॉडी ने किया। अब सोचिए किसी को स्टिचेस लगा दिए, आप डॉक्टर को पूछो कितने दिन में जुड़ जाएगा? बोले अभी से नहीं बता सकते, 7 दिन में जब टाके खोलेंगे तब पता चलेगा। अप्रॉक्स टाइम बता सकते हैं वो अप्रॉक्स बता सकते हैं, वो भी बॉडी का हर किसी का है, वो हर किसी का है। तो हीलिंग तो बॉडी ही कर रही है ना, तो फिर बॉडी पे काम क्यों नहीं करना चाहिए? तो जो हीलिंग कर रहा है, यानी कि हमारे अंदर में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, आप उसको छोड़ देते हो और बाहर के डॉक्टर को फोन लगा रहे हो, जा रहे हो, कतार लगा रहे हो, लंबी लंबी लाइन लगा रहे हो, दवाई ला रहे हो, खा रहे हो। इमरजेंसी में करो, सारे डॉक्टर्स की जरूरत है, उसके पहले जरूरत है आपके अंदर के डॉक्टर को काम में तो लाइए। भगवान ने इतना बड़ा सिस्टम दिया है आपको, सिस्टम के साथ पैदा किया है। हीलिंग सिस्टम अंदर है और हम इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं, इसीलिए इलाज नहीं मिल रहा है। सर, जैसे कि हम अभी लीवर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को बताइए कि लीवर में ऐसे कौन से 5 फ्रूट्स, या मतलब जितने भी जो भी फ्रूट्स हैं, ऐसे कौन से खाने चाहिए जो लीवर के लिए बहुत अच्छे हो? लीवर वैसे तो देखिए डिटॉक्स ऑर्गन है, लीवर के कम से कम 500 फंक्शंस है, राइट? तो लीवर में आपको सबसे पहले देखना है कि फ्रूट्स वैसे तो कोई भी चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो अच्छे प्रैक्टिसेस है लीवर के लिए। सबसे पहले सीजनल फ्रूट खाइए। सीजनल फ्रूट आप जो भी खाएंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक हो तो बहुत बढ़िया है। और ऑर्गेनिक के नाम पर लोग बहुत गलत काम भी कर रहे हैं आजकल। मैं अभी हाँ, कहने वाली थी बहुत गलत आपसे, काम कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोग मिले आपको जो एक्चुअली अपने खेती में बनाते हैं और लेकर आके आपको देते हैं। उससे भी बेहतर तरीका बताओ तो आप खुद अपना गार्डन में कर लीजिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्री फ्रूट्स जो मिलता है फ्रेश, वो खाना चाहिए। ये एक जेनरिक टर्म हो गया। इसके बाद में ग्रेप्स बहुत अच्छे होते हैं। ग्रेप्स एंड ग्रेप फ्रूट जो होते हैं ना, ये दे आर वेरी गुड फॉर लीवर। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं उसके लिए, बिकॉज विटामिन सी होता है और वो अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बिकॉज आयरन का जो प्रोसेसिंग होता है, हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेसिंग, वो लीवर में होता है। तो आपने ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन फ्रूट्स इसे भी ज़्यादा लेना चाहिए। एंड देन जूसी फ्रूट्स कोई भी ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन ले रहे हो, मस्क मेलन ले रहे हो, दैट इज अगेन वेरी गुड। कि जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जंक फूड जैसे लेते हैं, या जंक फूड नहीं भी लेते तो कुछ इस तरीके के पैकेट फूड्स वगैरह खाते हैं, या आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, हस्बैंड वाइफ का भी लाइफस्टाइल ऐसा है कि जॉब वाले हैं, घर में इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो वो खुद ही कहते हैं बच्चों को चलो अभी ये खा लो, या बिस्किट्स ले लो, या कुछ भी ले लो।
तो उस केस में फिर बच्चों को कैसे क्योर करें? बच्चों से ही अगर हम चाहें क्योर करना कि उनको आगे हमारे बड़े होने तक उनको प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो कैसे करें? देखिए, अभी तो जंक फूड नहीं, जंक लाइफस्टाइल हो गई है। जी सारी लाइफस्टाइल खराब है। जी सबसे पहले शुरुआत होती है पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स जो करेंगे बच्चे भी करेंगे। पेरेंट्स मोबाइल यूज़ करेंगे, आप बच्चों को मना नहीं कर पाओगे। पेरेंट्स भी खाते हैं, चिप्स खाएंगे, बच्चों को मना नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट बच्चों पर है ना, बताने का नहीं आता। आप बच्चों को बताने जाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप वो करोगे ना घर में, घर का एक वो संस्कार बना लो, घर की एक पद्धति बना लो, लाइफस्टाइल घर की करेक्ट कर लो, तो बच्चों में वो भी संस्कार आएंगे। तो आप सबसे पहले घर के प्रॉब्लम्स को सुधार लो। फॉर एग्जाम्पल, घर में आदत है 12-1 बजे तक टीवी देखने की, और आप बोल रहे हो सर बच्चे तो 2 बजे तक देखते हैं। अरे पहले तो आप सुधारो। अगर घर पे आदत होती 10 बजे सोने की, तो बच्चे जाग जाकर 10:30-11 बजे तक जागेंगे, राइट? तो बच्चों को बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले घर के वातावरण को चेंज करना चाहिए, जंक लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आना चाहिए। सर, अगर जैसे डेली रूटीन में अगर आप फ्रूट्स नहीं खा पा रहे और जूस पी लें हम, मतलब कोई भी एक भाई बाहर एक पर्सन को हायर कर लिया कि हमें हर रोज एक ग्लास जूस दे जाए और हम पी लें, तो वो अफेक्टिव है बजाय कि फ्रूट्स खाने के? नहीं, मतलब अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो और आप जूस ले रहे हो, तो जूस से तो उल्टा बीमारियां बढ़ सकती है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जूस नहीं लेना चाहिए, वो आपके ब्लड में जो है ना, जो काउंट होता है शुगर का काउंट, वो झटके से बढ़ा देता है। भले ही बाद में सेटल हो जाता है, बड़े बार बार बढ़ाना भी सही नहीं है, राइट? और जूस में काफ़ी बार फाइबर हम निकाल देते हैं। तो आइडियली आप पूछोगे हेल्दी क्या है, तो फ्रूट खाना ही हेल्दी है। जैसे एग्जाम्पल, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हम फ्रूट्स खाते समय इसे च्यू करते हैं, तो च्यू करते तो सलाई में मिक्स हो रहा है। अब जब जूस पीते तब डायरेक्ट जा रहा है। तो डाइजेशन प्रोसेस जो है वो एक्चुअली सलाइवा में शुरू हो जाता है, और सलाइवा की वजह से जो डाइजेशन होगा वो अंदर जाके और बेहतर डाइजेशन होगा। जब जूस पियोगे डायरेक्ट चला गया, तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू जूस की कम रहती है, फ्रूट की ज़्यादा रहती है, बिकॉज हमने उसे च्यू करके खाया है, उसका प्रॉपर सलाइवा में डाइजेशन हुआ है। फिर नीचे जाने के बाद इसोफेगस में और डाइजेशन बढ़ता गया, देन स्टमक में और एसिड मिला और डाइजेशन अच्छा हुआ, और उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो आप अगर जूस पियोगे तो शायद उतना फ़ायदा ना हो, और हो सकता है नुकसान भी हो। मतलब कुछ लोगों ने रिसर्च किया है, जूस ज़्यादा पीने वालों को डायबिटीज़ ज़्यादा होता है, और फ्रूट्स ज़्यादा खाने वाले को डायबिटीज़ है तो भी कम हो जाएगा, या फिर शायद नहीं होगा। तो यस, फ्रूट्स खाना इज़ बेहतर। तो हम जब इलाज करते हैं ना, जैसे आपको पता है कि हम जेनेटिक और एपीजेनेटिक पद्धति से इलाज करते हैं। मतलब हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, हम दवाइयों के अलावा जो जो किया जा सकता है बॉडी में सब करते हैं। दवाइयाँ देते नहीं, ऐसा नहीं है, क्रिटिकल बीमारी है दवाई देना पड़ेगा, लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया है। पहले दवाई या पहले इंसान, आप बताइए? आपके हिसाब से तो इंसान, और दुनिया के हिसाब से एग्जैक्टली दवाई। तो इसे है ना बड़ा इंटरेस्टिंग हमने नाम दिया है, मैन वर्सेस मेडिसिन। तब आपको चुनना है, आप बीमार अगर हो, भगवान ना करे कभी बीमार हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो आप अगर बीमार हो या कोई भी बीमार है, उसको पहले चुनना है कि मेडिसिन खाएगा या मैन, पहले मैन को इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करते हैं, बोलते सर माइंड इज वेरी पावरफुल, माइंड इज वेरी पावरफुल, इस्तेमाल कभी किया? नहीं किया। बोले ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, कभी सही मायने में हमने ब्रेन को यूज किया? हमें तो पता ही नहीं सर। अरे ब्रेन को रिवायरिंग किया जा सकता है, तो क्यों नहीं करना? ब्रेन को रिवायरिंग करते न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। तो हमने माइंड पावर पहले यूज किया, माइंड रीप्रोग्रामिंग और माइंड ट्रांसप्लांट, देन ब्रेन का पावर यूज किया बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, देन जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग किया, डीएनए के पैटर्न बदला। तो ये जब करते हैं, इसे कहते हैं उस इंसान की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना, राइट? और दूसरा मेडिसिन है, आप केमिकल खा रहे हो, बस एक इफेक्ट और 10 साइड इफेक्ट। तो इसलिए हमने बनाया मैन वर्सेस मेडिसिन। दूसरा एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हमने बनाया है, ये पूरी दुनिया में लोग क्या करते हैं, बीमारी मतलब गोली लेना है, ये तो क्लियर है सबका, राइट? तो जैसे सास होता है ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वैसे ही हमने बनाया मास। तो पूरा हेल्थ केयर की दुनिया जो है ना, ये मास है, मेडिसिन एज अ सर्विस। आप किसी भी डॉक्टर के पास जो आपको दवाई देंगे, बराबर है। अब अगला जो स्टेप है मजेदार है, हमने बोला नहीं, डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है। आप कहोगे सर फिर क्या? अब मुझे बताओ, आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास सिर्फ दवाई के लिए जा रहे हो या डॉक्टर के पास रिजल्ट के लिए जा रहे हो? रिजल्ट के। राइट, बट रिजल्ट कहीं नहीं मिलता। हाँ।
क्रॉनिक डिसीज में नहीं, रिजल्ट कहीं नहीं मिलता मिलता। है लेकिन वो दवाइयों से ही मिलता है। बराबर है, वो टेम्परेरी मिलेगा आपको, वो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी आपको, और फाइनली तो दवाई के भी साइड इफेक्ट और बीमारी की भी कॉम्प्लिकेशन। मतलब चलो एग्जाम्पल से बता दो, एक डायबिटीज का पेशेंट है, उसने आज गोली शुरू की, वो अगले 10 साल 20 साल गोली खाएगा, 10 साल बाद पता चलेगा कि डायबिटीज की वजह से आंखें खराब हो गई, दवाई खाने के बावजूद आंखें भी खराब हो गई, किडनी भी खराब हो गई, किसी का पाँव काटना पड़ा, किसी को अटैक आ गया। हाँ, ऐसा होता है। होता है ना, फायदा क्या हुआ? हाँ, वो तो दवाइयां भी चल रही हैं और बीमारी भी चल रही है, शरीर दवाइयाँ भी है। चल रही है। बीमारी ने कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर दिए, दवाइयों ने साइड इफेक्ट भी पैदा कर दिए। अब आपका टोटल 20 साल में फायदा बताओ क्या हुआ? बस जी रहे हैं। हाँ, तो रिजल्ट तो मिला ही नहीं अल्टीमेटली। तो इसलिए हमने हेल्थ केयर को रीडिफाइन कर रहे हैं। तो हेल्थ केयर में मास एज अ सर्विस नहीं होना चाहिए, मेडिसिन एज अ सर्विस नहीं होना चाहिए। हमने किया वो रास होना चाहिए, रिजल्ट एज अ सर्विस। तो आपको डॉक्टर ऐसा ढूंढना है जो सिर्फ दवाई देने में बिजी ना रहे, वो आपको रिजल्ट देने के लिए मेहनत करने वाला हो। दैट इज द गुड डॉक्टर। सो वो आपको बोलेगा कि देखो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, वो करना पड़ेगा। आपको डाइट करना जरूरी है, डाइट पे करवा देगा। आपको माइंड कंट्रोल करना जरूरी है, तो माइंड पे काम करवा देगा। आपको स्ट्रेस रिलीज करना जरूरी है, स्ट्रेस रिलीज पे काम करवा देगा। आप बोलोगे सर मुझे ना लाइफ में बहुत टेंशन झेले सर, आज उसका रिजल्ट झेल रहा हूँ मैं, राइट? तो वो जो लाइफ में जितने टेंशन झेले है वो इरेज करने में हेल्प करवा देगा। बॉडी में केमिकल लोड बहुत हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, तो केमिकल लोड का डिटॉक्स करवा के देगा। फिर मोबाइल रेडिएशंस, एसी का रेडिएशंस, ये भी तो हानिकारक है, इसको डिटॉक्स करवा के देगा। वो बहुत कुछ है। हम रोज ब्रश करते हैं ना, उसमें फ्लोराइड जा रहा है बॉडी में। अगर कोई फिश खा रहा है तो फिश समुद्र से आ रही है, समुद्र में बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉक्सिक वेस्ट जा रहे हैं, वो फिश के अंदर जा रहे हैं और वो आपके पास पहुंच रहे हैं। तो फिश के द्वारा मर्क्यूरी आपके अंदर जा रहा है। आप घर में जब लगाते हो, ऑल आउट लगाते हो ना, बिना उसके तो कुछ होता ही नहीं आजकल। पहले कछुआ छाप अगरबत्ती, अभी ऑल आउट और पता नहीं क्या क्या आ गया है। वो उसके टॉक्सिन्स रोज बॉडी में जा रहे हैं, इनको निकालेगा कौन? और सबको पता है कि ये सारे टॉक्सिन्स है और ये बॉडी में हानिकारक तत्व का काम करेंगे। इवन हम प्लास्टिक बॉटल पी रहे हैं पानी, राइट? अभी भी हम प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हैं, बिस्लरी की पीते हैं। उसमें मतलब जो तत्व जाते हैं बॉडी के अंदर वो कैंसर पैदा करते हैं, निकालेगा कौन? तो इतने सारे टॉक्सिन्स बॉडी में रोज जाते हैं। हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दिल्ली की बात करो तो पोल्यूशन का तो पूछना ही नहीं। जब इतना सारा केमिकल टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है और बीमारी होती है, इससे सबको पता है, बीमारी होने के बाद ये निकालता कोई नहीं है, तो कैसे ठीक होगा? तो डॉक्टर वो चाहिए जो सारी चीजें सोचे। एज ए पेशेंट आप नहीं सोच पाओगे, राइट? लेकिन डॉक्टर को तो सोचना चाहिए ना कि बॉडी में पॉइजन है, माइंड में जहरीले विचार है, टॉक्सिन्स है, बॉडी में जहरीले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और टॉक्सिन्स है। इसको निकाले बगैर क्या सही में कोई ठीक भी हो सकता है? तो हमने इसका भी सिस्टम बना के रखा है। डिटॉक्स करने के लिए मशीन से, कुछ मेथड्स है, डाइट प्रोग्राम से, बहुत सारा करते हैं हम। सर, आपने लीवर के ऊपर जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आपने अभी बताया मुझे किडनी की केस स्टडी के बारे में, मैं चाहूँगी कोई आपकी केस स्टडी जो आपने लीवर ट्रांसप्लांट होने से बचा लिया हो, उसके बारे में कुछ बताइए। एक लेडी थी, जब वो केस है, अभी तो काफ़ी दिन हो गए उसे, 50-55 ईयर्स के बीच में। ये लेडी हैदराबाद के एक बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल में एडमिट थी। और वो मतलब भारत का सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, और जितने जो श्रोता हुए देख रहे हैं ना, उनको पता है कौन सा हॉस्पिटल है, मतलब बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? तो वहाँ पे एडमिट थी वो लेडी, और उसका लीवर फेल हो गया था। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि लीवर फेल हो गया है और आपको 50 लाख का इंतज़ाम करना है, 50 लैक्स, और मैं बात कर रहा हूँ ये 13-14 ईयर्स हो चुके इस बात को, ठीक है? तो 50 लाख लगेंगे, 30-35 लाख अभी लगेंगे। इतनी स्टेज पे जा चुका था वो? हाँ, मतलब ट्रांसप्लांट कंफर्म तब लगेगा ही आपको। और वो ना बीच में कोमा में चली जाती थी और फिर वापस आती थी। कोमा में गई, डॉक्टर ने फट से वापस लाए, फिर कोमा में गई। तो ऐसा चल रहा था। डॉक्टर ने कहा देखो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये बचेगी नहीं। तो डॉक्टर जो रिलेटिव फिर क्या करेंगे? बोले ठीक है सर, पैसे नहीं है हमारे पास, बट हम घर बेच देते हैं, घर बेचने तक का टाइम दे दो। तो उन्होंने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से बात की, रियल एस्टेट एजेंट से वगैरह, बोले घर बेचना है। तो उन्होंने घर बेचने के निकाला। उतने में किसी ने उन्हें बताया कि आप डॉक्टर रवि वैरागड़े के पास एक बार जाओ, ठीक है? तो बोले उनको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, उनका केस स्टडीज देख लो और एक बार जाके तो आओ, आपके पास घर बेचने तक तो टाइम है।
उनका एक और प्रॉब्लम था, उनको 103 बुखार आ रहा था रोज। तो डॉक्टर ने कहा था कि बुखार की स्थिति में भी हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वैसे भी हमें रुकना है, तो तब तक आप घर जो बेचना है बेच दो, राइट, और तब तक हम फीवर सेटल कर लेते। तो पेशेंट के नसीब अच्छे कि फीवर सेटल ही नहीं हुआ, तो वो 1 महीना एडमिट रहे बट फीवर गया ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, इतने फीवर में तो ऑपरेट नहीं कर सकते। बोले अगर नहीं किया तो खतरा है, लेकिन 103 में किया तो और ज़्यादा खतरा है, राइट। तो फिर उन्होंने देखा, स्टडी किया, यूट्यूब पर गए, वेबसाइट देखा, उन्होंने कहा चलो एक बार ट्राई तो करते हैं। तो वो फिर हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके आए, आप तो दवाई देते भी नहीं हो, अब दिया तो भी होम्योपैथिक दवाई देते हो आप, तो उससे क्या होगा। मैंने कहा हम नॉर्मल होम्योपैथी देते ही नहीं है, हम जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथी देते हैं, उससे रिवर्सल के चांस है। और दवाई के अलावा हम रूट कॉज ट्रीटमेंट तो करते ही है, माइंड पर, जीन्स पर, ब्रेन पर काम सब करते हैं। तो बोला रिजल्ट तो मिल सकता है। तो बोले नहीं मुझे नहीं करना है। मतलब पहला रिएक्शन था मुझे नहीं करना है, क्योंकि उनको लगा ना अब ये इसके बिना होगा नहीं, बड़े अरे काम इतने के बड़े हॉस्पिटल में जाके आ गए हो, मतलब भारत का बना तो बेस्ट हॉस्पिटल में जाके आ गए, यहाँ क्या होगा। तो किसने उसको समझाया, बोले अभी आप तो घर पे लेके जाओगे, वहां पर भी तो बैठाना ही है, मतलब वहां पर भी उनको क्योर ही करना है बस, और क्या करना मतलब वो घर पे क्या केयर करेंगे सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा। बोले उससे अच्छा यहाँ रख दो। बड़े मन मार के उन्होंने पेशेंट को वहां रखा। तो 5 जब पेशेंट को लेके आए थे तो 5-6 लोग उठा कर लेके आए थे, हाँ। और 5 दिन बाद जब वो पेशेंट गई तो चलते हुए गई, हस्बैंड के बाइक पर बैठकर, 5 डेज, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट चलता रहा एंड देन मैजिक हुआ। वो जो लीवर पूरा खराब हो गया तो रिकवर होना शुरू हो गया, और शायद 1.5-2 साल लगा ट्रीटमेंट में, और उसका लीवर पूरी तरह नॉर्मल, कंप्लीट 100% नॉर्मल लीवर। तो वो लेडी उसके बाद अभी 13-14 साल हो गए, हर साल एक बार लीवर का टेस्ट कराती है, उसको वही देखना है कि कैसा है क्या है, और पूरा लीवर कंप्लीट नॉर्मल है। मतलब पहले स्कैन में लिखा आता था, अल्ट्रासाउंड में लिखा आता था लीवर सिरोसिस, अभी लिखा आता है लीवर इज नॉर्मल इन साइज, शेप एंड इको टेक्सचर। ओ वाओ, ब्रांड न्यू लीवर, इतना तो चेंजेस हो जाता है। हाँ। और लीवर में तो आसान है चेंज आना। देखिए आप कहोगे किडनी पूरा नया बन सकता है क्या, किडनी नहीं बन सकता, किडनी एक्टिवेट हो सकता है। किडनी फेलियर में सेल्स को हम एक्टिवेट करके उसे रिवर्स करते हैं, बट लीवर में इतनी ताकत है कि लीवर तो खुद को पूरा बना सकता है, बना सकता है, हाँ कहते हैं कि लीवर बना लेता है। तो हमारे पास किडनी के, लीवर फेलियर्स के ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आइडियली रिकवर हुए। बस सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम भी इतना सिंपल है कि बस आप इंसान की शक्तियों का इस्तेमाल तो करो। सब कुछ आपके अंदर दिया है, आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बस इतना ही तो करना है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो जो लेडी के हस्बैंड थे, जो हमारे पास रखना ही नहीं चाहते थे पेशेंट को, वो बहुत खुश हो गए बाद में, बोले सर थैंक यू, अच्छा किया हमने रखा तो। लेकिन अब हमने क्या किया, वो जो लेडी है उसकी इम्यूनिटी पे काम किया, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। अब आ गया कोविड, हाँ अब लीवर फेल वालों को कोविड सबसे ज्यादा नुकसान करता है, लेकिन ये लेडी को नुकसान नहीं कर पाया, इम्यूनिटी बढ़ गई। अब ट्रेजेडी क्या है इसमें, ये तो अच्छी बात है, हस्बैंड को कोविड हुआ ओ और उनकी डेथ हो गई। ओ तो सोचिए, नॉर्मल व्यक्ति कोविड से उसकी डेथ हो गई, और जो किडनी लीवर फेलियर वाली व्यक्ति जो आईसीयू में एडमिट थी, जो खतरनाक बीमार थी, उसका इम्यूनिटी इतना बढ़ा दिया था, उसे कोविड हुआ ही नहीं। तो दिस इज द ट्रेजेडी। तो अभी देखा, सपोज ये व्यक्ति भी हमारा इलाज ले लेता ना, तो शायद इसे भी कोविड नहीं होता, कि कोविड उनको नहीं हुआ जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, उनको हुआ जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। तो इसलिए आपने जो कहा ना, नॉर्मल व्यक्ति ने भी ये प्रोग्राम्स करना चाहिए, यू आर राइट, नॉर्मल व्यक्ति ने भी ये प्रोग्राम्स करना चाहिए। और एक और लास्ट आपके ऑडियंस के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं मैं आपको, केस स्टडी। एक बेबी पैदा हुआ बेंगलोर में, और उसे गुप्तांग ही नहीं था, ना मेल ना फीमेल, मतलब वो जगह पर सिर्फ एक छेद था पेशाब होने के लिए, गुप्तांग नहीं था। अब सोचिए, ये केस तो जेनेटिक डिफेक्ट है, मतलब भगवान ने जो ऑर्गन तैयार करके देना था वो नहीं करके दिया। अब इसमें कोई क्या कर सकता है, पूरे दुनिया में केस घूमे, कुछ नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने हार मान ली। आर्टिफिशियल आई थिंक कर सकते आर्टिफिशियल कर सकते हैं, तो डॉक्टर्स ने वही कहा कि बोले अभी कुछ नहीं कर सकते, 16 साल का हो जाने दो, उसके बाद आर्टिफिशियली आप चाहो तो इसको लड़का बना लेंगे, आप चाहो तो लड़की बना लेंगे, तो आर्टिफिशियली प्लास्टिक सर्जरी से कर देंगे, लेकिन 16 साल बाद। अब आप बताइए तब तक ये बच्चा क्या बन के जिएगा, लड़का या लड़की।
और उसको कॉम्प्लेक्स कितना आएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जब डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। जाएगा, पेरेंट्स तो ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, राइट, परेशान, चिंतित, बोले बच्चे का क्या होगा। तो ऐसे केस में उन्होंने देखा कि जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट है डॉक्टर रवि वैरागड़े, वो मेरे सेमिनार में है। पहले हम सेमिनार लेते थे, वेबिनार अभी लेते हैं। तो वो हमारे सेमिनार में है, एंड बात बहुत लंबी चली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर 1% भी चांस है क्या? मैंने कहा 1% चांस तो पक्का है। तो बोले सर मैं ज्वाइन करना चाहूँगा इलाज, क्योंकि जीन्स पे दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा है और ये तो प्रॉब्लम सीधा जेनेटिक ही है, डिफेक्ट है वो। तो हमने वो केस लिया एंड इंटरेस्टिंगली पहले 6-8 महीने तो कुछ नहीं हुआ, 9th मंथ में थोड़ा चेंजेस दिखना शुरू हुआ एंड उसके बाद ऑर्गन ग्रो होना शुरू हुआ। काम था भगवान का, लेकिन भगवान भी तो जीन्स और डीएनए के थ्रू ही करते हैं ना, है ना। तो हमने जीन्स को स्टिमुलेट किया और वो ऑर्गन ग्रो होना शुरू हुए और आज वो बच्चे के पास अपने नॉर्मल मेल जीनेटल ऑर्गन्स है। ओह! ये तो बहुत बड़ी बात है सर, ये तो मतलब सही में, मतलब मैं पहली बार ऐसा कुछ सुन रही हूँ और मुझे तो ये बिल्कुल डेस्टिनी लग रही है कि कैसे हो गया ऐसे? तो जीन्स और डीएनए में आपकी डेस्टिनी है, लेकिन जीन्स और डीएनए में आप डेस्टिनी लिख भी सकते हैं खुद की, यू कैन रीप्रोग्राम इट। तो मैंने ये केस इसलिए बताया क्योंकि अगर ये केस ठीक हो सकता है तो फिर मुझे लगता है कोई भी बीमारी में रिजल्ट मिल सकता है। तो शायद ये आपके ऑडियंस को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा ये सही कि में बीमारी कॉन्फिडेंस कोई भी वाली, हो, हाँ। एक बार जीन्स और डीएनए पे काम तो जरूर करना चाहिए। यस। सर आपने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आपने किस किस के ऊपर बुक्स लिखी हैं और उससे मेरे व्यूअर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है आपकी बुक्स पढ़ने से। देखिए, आपके व्यूअर्स में 2-3 तरह के लोग होंगे। एक होंगे जिनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, एक होंगे जिनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, और वो ऐसे होंगे जिन्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है। और मुझे लगता है खुश तो हर कोई रहना चाहता है, राइट। तो ये सब करना अगर है ना, तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी माइंड ट्रांसप्लांट पे काम करना चाहिए। ये अभी हमने इसे ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया है, ये प्राइवेट सर्कुलेशन में अवेलेबल है। तो कोई अगर कमेंट करता है यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर वेबसाइट पर, तो हम उसे भिजवा देते हैं। तो इज प्राइवेट सर्कुलेशन। माइंड ट्रांसप्लांट हर किसी ने करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत सबकी माइंड से होती है। इनफैक्ट 90 से 95% बीमारियां, कुछ लोग 98% भी बोलते हैं, ये साइकोसोमैटिक होती है, यानी कि मनोशारीरिक होती है। तो जब 90 से 98% बीमारियां मनोशारीरिक होती है, तो 90 से 98% इलाज मनोशारीरिक क्यों नहीं होते? तो इसलिए सबसे पहले माइंड ट्रांसप्लांट किताब सबके लिए ज़रूरी है। चाहे आपको लाइफ में हेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, अमीर बनना है, मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, काम माइंड पे करना चाहिए। देन दूसरी मेरी किताब है 5 डेज इंस्टा हीलिंग कोड। तो जो हमारा 5 डेज का प्रोग्राम होता है ना, इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं, नागपुर में आते हैं हमारे सेंटर में। ये रिट्रीट हम थाईलैंड में भी लेते हैं, गोवा में भी लेते हैं। तो इस रिट्रीट में हमारे पास मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, फ्रांस, दुबई और इंडिया के हर कोने से लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये 5 दिन हमारे साथ रहते हैं और पूरी लाइफ को चेंज करके, क्योंकि हम सिस्टम बदल के भेजते हैं, तो सिस्टम बदल गया मतलब व्यक्ति बदल गया, तो हम पूरा उसका सर्विसिंग करके भेज देते हैं उसे, राइट। तो यही चीज़ मैंने किताब में लिखा है कि हम क्या करते हैं। तो जिनको माइल्ड प्रॉब्लम है उन्हें हमारे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, वो उस किताब को पढ़े, उसे समझे और बस उस पर कुछ काम कर ले थोड़ा सा भी, तो उनको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा घर बैठे बैठे। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कि भाई नहीं काम तो करना है ऐसा खुद पे, भाई इंसान है, गर्व है हमें इंसान होने का, तो खुद पे काम करना है। तो अगर किसी को इंसान होने के, देखो लोग इंसान है लेकिन स्पेयर पार्ट वाला इलाज करते, मशीन वाला। तो किसी को इंसान है और इंसान वाला इलाज करना है, तो इंस्टा हीलिंग कोड उसे घर बैठे वो इंसान वाला इलाज दिलाएगा बिना मेडिसिन के। तो वो किताब पढ़ के अगर उनको आइडिया आता है, वो ऑनलाइन प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो रोज़ रात को 9 बजे लेता हूँ मैं, 9 से 10 मंडे टू फ्राइडे। तो वो प्रोग्राम भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा हमने इकोसिस्टम हम ऐसा बना रहे हैं कि बिना दवाई के या कम से कम दवाई के आप अपने बॉडी के हीलिंग का इस्तेमाल करके जीन्स का, डीएनए का प्रोग्राम बदल कर कैसे हील हो सकते हो। तो ये किताबें उनको हेल्प कर सकती है।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपकी बुक्स के बारे में जान के और ये जान के आपकी केस स्टडीज़ के बारे में कि आपने मतलब किसी के मतलब कितनी दुआएँ लगती होंगी आपको कि वो इंसान प्रॉपर्टी बेचने जा रहा था और आज आपने 1.5 साल के अंदर उनका हिल कर दिया। तो मुझे लगता है कि पहले इस ट्रीटमेंट पे ज़रूर ज़ोर देना चाहिए जब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। और जो भी चीज़ें आपने बताई वो अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मैं चाहूँगी आप दोबारा भी मेरे पॉडकास्ट में आएँ और अपनी और नई उपलब्धियों के बारे में बताएँ।